पिट बेब सीजन 2। 10 महीने पहले मैंने एक जबरदस्त सीरीज पिट बेब सीजन 1 को एक्सप्लेन किया था। सीजन 2 आज करूंगी कल करूंगी करके फाइनली अब कर रही हूँ। ऑनेस्टली मुझे सीजन 2 से कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर यार सीजन 2 तो सीजन 1 से भी सॉलिड है। मतलब एक वर्ड में बोलो ना, सुपर्ब। स्टोरी टेलिंग, मेन लीड्स की केमिस्ट्री, इवन साइड कपल्स की स्टोरी एक नंबर है भाई। बट अगर तुमने सीजन 1 नहीं देखा है तो वीडियो पॉज करो, पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीजन 1 देखो, फिर वापस आके ये देखना, क्योंकि सीक्वेंस स्टोरी है तो सीजन 1 नहीं देखोगे तो सीजन 2 समझ नहीं आएगा। चलो अब बिना बकवास सीधा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले सीजन 1 का एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ, जिससे तुम इजीली सीजन 2 को रिलेट कर पाओगे। तो सीजन 1 में हमने देखा था टोनी नाम का विलन ऑर्फन नॉर्मल अल्फा बच्चों को अपने घर में रेज करता था और उन्हें ऐसे ट्रेन करता था जिससे उनके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी डेवलप होते थे, यानी एक तरह का सुपर पावर। फिर अपने प्रॉफिट के लिए उन्हें दूसरे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को सेल करता था। इन्हीं अल्फा बच्चों में से हमारा मेन लीड बेब था, जो टोनी का सबसे स्पेशल अल्फा था। मगर जब बेब को टोनी की असल सच्चाई पता चलती है तब वो उसके चंगुल से भाग जाता है। टोनी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब बेब की सारी पावर चार्ली पर ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद जो दोनों की लव स्टोरी कड़क चलती है और वे टोनी का ये डार्क बिजनेस खत्म करने के लिए उसे ही खत्म कर देते हैं, जिसमें उसी का एक आदमी केंता उनकी हेल्प करता है। बट यहाँ एक सैड ट्विस्ट भी आता है। टोनी के साथ साथ बेब का बेस्ट फ्रेंड वे भी मर जाता है और फिर 2 साल के लीव के बाद सीजन 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है बेब और चार्ली से। दोनों एक हैप्पी कपल की तरह साथ रह रहे होते हैं, मगर बेब अब भी अपने पास्ट ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रहा होता है। इस तरह एक रात बेब को एक डरावना नाइटमेयर आता है और उसकी अचानक नींद टूट जाती है। चार्ली की भी नींद टूट जाती है और बेब को इतना डरा हुआ देखकर उसे कंफर्ट फील कराता है एंड सोने में उसकी हेल्प करता है फिजिकल नीड देकर। और यार स्टार्टिंग ही इनकी क्या इंटेंस सीन चलती है, मतलब क्या ही बोलूं, एकदम सॉलिड लेवल वाली। नेक्स्ट डे उनका एक इम्पॉर्टेंट कार रेसिंग इवेंट होता है, जहां स्पोर्ट फील्ड में हम बाकी सबको भी देखते हैं। रेस स्टार्ट होने से पहले चार्ली को किसी अननोन बंदे की आवाज सुनाई देती है, मगर वो उसे इग्नोर करता है। फिर सभी टीम के बीच रेस स्टार्ट होती है और कंपटीशन काफी टफ होता है, जहां इस बार ईटा टीम फर्स्ट आ जाती है और एक्स हंटर टीम सेकंड पोजीशन पर। एक्स हंटर टीम से बेब था, जो पहली बार सेकंड आया था, और जो बंदा विनर था उसका नाम विली था। बेब को हराकर विली फुल एटीट्यूड में था। रिपोर्टर्स को भी कह देता है, अरे अब तो अपन भी किंग है। वहीं बेब को उसका ये एटीट्यूड देखकर काफी गुस्सा आता है। चार्ली उसे वार्न करता है कि ज्यादा उड़ो मत, नेक्स्ट टाइम हारे ना तो इज्जत चली जाएगी। फिर वो बेब का मूड ठीक करने की कोशिश करता है, मगर बेब कहता है कि मुझे अभी थोड़ा अकेला रहने दो। इधर जेफ और एलन विली के बारे डिस्कस करते हैं कि बंदे में स्किल तो है, यूं ही कोई बेब को नहीं हरा सकता। जेफ कहता है, क्या ऐसा इसलिए हुआ कि बेब की सेंस चली गई है? एलन कहता है, नहीं, हार जीत तो स्किल एंड प्रैक्टिस की बात है। खैर टीम हारने के गम में एलन का भी मूड ऑफ था, तो जेफ उसे किस करके कंसोल करता है। और तभी जेफ को लेबोरेटरी का एक सीन दिखता है जहाँ कुछ रिसर्च वगैरह चल रहा होता है एंड इमीडिएटली उसके नाक से ब्लड बहने लगता है। दूसरी तरफ हमें एक लैब देखते हैं जहाँ स्किल इरेजिंग सीरम बनाने का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ताकि सीरम के जरिए अल्फा अपनी स्पेशल पावर का झंझट खत्म कर सके। और ये रिसर्च पीट कर रहा था। चार्ली उसे कहता है, लास्ट टाइम हमने जो सीरम बनाया था वो तो वर्क ही नहीं किया, मेरे बॉडी में अब भी बेब की सेंस है। इधर जो करंट एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। जिस अल्फा बंदे पर ये सीरम ट्रायल हो रहा था वो बंदा अब भी अपना पावर यूज कर पा रहा था, यानी एक बार फिर उन्हें स्टार्टिंग से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी। एक रिसर्चर बोलता है, हमें और ज्यादा स्किल्ड रिसर्चर की जरूरत है जो अल्फा जेनेटिक्स के बारे में अच्छे से जानता हो। चार्ली कहता है, पूरे कंट्री में तुमसे बेटर और कौन रिसर्चर हो सकता है? वो बताता है कि यूएस में एक रिसर्चर है जो अल्फा जेनेटिक स्पेशलिस्ट है। पीट कहता है, अगर वो मुझे स्किल इरेजिंग सीरम बना दे तो जितना भी पैसों की डिमांड करे मैं देने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ बेब रेस हारने के गम में अलग ही टेंशन में था, लेकिन जब वो घर जाता है तो देखता है चार्ली एकदम हॉट बनकर उसका वेट कर रहा था। वो काफी सेड्यूसिंग मोड में उसे फ्लर्टिंग करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। फिर बेब पूछता है, लैब का रिजल्ट क्या रहा, क्या तुम ट्रायल कर रहे थे? चार्ली कहता है, नहीं, पीट ने कहा है अभी मुझ पर ट्रायल करना सही नहीं रहेगा। रेसिंग सीजन सामने आ रहा है, हो सकता है मेरा बॉडी हैंडल ना कर पाए। फिर सैड सा मुंह बनाकर कहता है, आज का रिजल्ट भी फेल रहा। बेब कहता है, यार मैच मैं ही हारा हूँ और तुम अपना दुखड़ा लेके बैठ गए। चार्ली कहता है, तो तुम्हारा मूड ठीक करना है, ठीक करो? बेब बोलता है, करो फिर,
तब चार्ली अपना रोमांस स्टार्ट करता है एंड बेब का मूड ठीक करता है। इसी बीच जेफ चार्ली को कॉल करता है, मगर दोनों अपना सीन बनाने में बिजी थे तो बात नहीं हो पाती है। इधर एलन जेफ को अंदर घुसकर सो जाने कहता है, मगर जेफ बहाना बनाता है कि उसे कुछ गैराज का डेटा मैकेनिक्स को सेंड करना है। एलन कहता है ये सब काम तो तुम कल भी कर सकते हो, जिस पर वो कहता है कल वे की डेथ एनिवर्सरी है तो आज ही काम करना सही रहेगा, इसलिए तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। एलन को डाउट होता है कि वो स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है, इसलिए पूछता है कहीं तुम्हारी फ्यूचर देखने की पावर वापस तो नहीं आ गई। जेफ कहता है अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं अपने पावर कंट्रोल कर सकता हूँ। तब एलन अंदर चला जाता है और इधर जेफ एक और फ्यूचर देखता है जिसमें वो वे को देख पाता है। लिटरली बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। इधर हम पीट को देखते हैं जो वे की याद में उसके अपार्टमेंट को अब भी वैसे ही रखा था जैसा पहले हुआ करता था। अगले दिन सोनिक अब्रॉड से रिटर्न आता है। एक्चुअली फैशन डिजाइनिंग की स्टडी के लिए वो पेरिस गया हुआ था। उसके आने पर सब काफी खुश होते हैं, खासकर नॉर्थ तो उसे पूछता है यहाँ कब तक रहना है, पर सोनिक कुछ नहीं कहता। एलन बहाने से दोनों को एक रूम भेजता है ताकि अकेले में उनकी केमिस्ट्री बढ़ सके, मगर कोई फायदा नहीं। सबको उनकी केमिस्ट्री पता थी बट वे दोनों ही अनजान थे। अगले दिन किम एलन के पास आकर कहता है मुझे एक्स हंटर टीम से रिजाइन करना है, तुम्हें भी पता है मैं टीम में रहकर बीप को कभी नहीं हरा सकता, और डोंट वरी मैं उसे जेलस नहीं हूँ, बस मुझे परफेक्ट रेसर बनना है। एलन थोड़ा टेंशन में आ जाता है पर उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। जेफ आकर उसे कंफर्ट फील कराता है कि कोई नहीं, आज या कल तो वो टीम से वैसे भी क्विट करने ही वाला था। इसके बाद सब गैराज में वे की डेथ एनिवर्सरी सेरेमनी करते हैं, जहाँ पीट भी फ्लावर लेकर आता है और वे की तस्वीर देखते हुए कहता है लव यू। इसके बाद जेफ चार्ली को बताता है कि मेरी फ्यूचर देखने की पावर वापस आ गई है और अब मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इवन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं फ्यूचर देख पा रहा हूँ या कुछ और, क्योंकि मैंने वे को देखा। ये सुनकर चार्ली भी शॉक्ड रह जाता है। नेक्स्ट डे चार्ली बेब को लैब ले जाता है, जब हमें पता चलता है कि बेब को ये लैब वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना ही ये सीरम बनाने का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसे डर था कि कहीं से इनोसेंट की जान न चली जाए। चार्ली कहता है तुम्हें पता तो है यहाँ से वॉलंटियर से अपनी मर्जी से ट्रायल करते हैं। पीट बेब से कहता है मानना पड़ेगा, तुम्हें इन एक्सपेरिमेंट से नफरत है, फिर भी चार्ली को मेरे साथ काम करने दे रहे हो। वो कहता है हाँ, क्योंकि इसे मना करता तो कौन सी ये मेरी सुनता। तब एक रिसर्चर बताती है कि यूएस से जो स्पेशलिस्ट रिसर्चर आने वाला है वो आज ही आएगा। कुछ देर में वो लैब पहुंचता है तो सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली वे की तरह ही दिख रहा था। सब उसे वे ही समझते हैं, मगर वो बताता है कि वो क्रिश है और वे से उसका कोई रिलेशन नहीं है। पीट अपनी सुपर पावर का यूज करता है तो पता चलता है कि बंदा सच बोल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब पीट उसके साथ काम करने के लिए रेडी नहीं होता। दूसरी तरफ वे गैराज आकर सबको क्रिस के बारे बताते हैं। सोनिक उसकी फोटो देखकर कहता है भाई ये तो वे का कंप्लीट क्लोन है। बेब कहता है हो सकता है वे की डेथ का कुछ कनेक्शन क्रिस से हो। कुछ अग्री करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं भी हो सकता है। जेफ कहता है गैस करने से बेटर है उस पर नजर रखे। इसके बाद सोनिक कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है तो नॉर्थ आकर पूछता है किससे बात कर रहे हो, फिर पूछता है मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। अब्रॉड जाने के बाद ना कभी कॉल ना मैसेज और अभी भी अवॉइड कर रहे हो। सोनिक कुछ नहीं कहता तो नॉर्थ को थोड़ा बुरा लगता है। अगले दिन पीट एक बार में था जहाँ क्रिस भी आता है। पीट उसे देखता है तो वे की याद आ जाती है। क्रिस कहता है मुझे यहाँ काम करने के लिए तुमने ही इन्वाइट किया है तो मैं काम करके ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है इस सीरम के लिए तुम बहुत बड़ा अमाउंट रिसर्चर को पे करने वाले हो। उधर बेब और चार्ली स्ट्रेस दूर करने बाहर जाते हैं, जहाँ चार्ली कहता है स्ट्रेस कम लो, कल से ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है, नेक्स्ट मैच में उस विली को हराना भी तो है। बेब कहता है वो उतना स्किल्ड नहीं है पर तुमसे बेटर है, इसलिए नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट की जरूरत तुम्हें है। नेक्स्ट मैच में अगर तुम उसे नहीं हराए तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। चार्ली मुंह फुला लेता है और कहता है अब तो मैं खुद को नेक्स्ट मैच में प्रूव करके ही रहूंगा। फिर दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। वही हम देखते हैं कोई केंता, डिन और विन को किडनैप करके ले जा रहा था, जहां डिन भागने की कोशिश करता है मगर उसे शूट कर दिया जाता है और फिर उन दोनों को एक आदमी के पास ले जाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि टोनी था। उसे जिंदा देखकर दोनों की फट जाती है। विन तुरंत कहता है सर जी मैं तो आपकी टीम में हूँ। टोनी केंता से कहता है मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने मुझे ही मानना चाहा, मगर कोई नहीं, मैं तुम्हें एक चांस और दे सकता हूँ। लेकिन केंता फिर से उसके लिए काम करने को रेडी नहीं होता। तब टोनी उसे पिटवा कर रास्ते में फेंक देता है। दूसरी तरफ एलन से एक ग्लास गिर जाता है, साफ करने के चक्कर में उसकी फिंगर कट जाती है। तुरंत जेफ आकर उसकी केयर करता है तो एलन उसे प्यार से देखता रहता है।
जेफ कहता है उस क्रिस के चक्कर में सबका दिमाग खराब हो रखा है। एलन कहता है सो तो है, बट आई होप वो सीरम बना ले ताकि तुम, चार्ली और तुम्हारे जैसे लोग नॉर्मल लाइफ जी सके। फिर कहता है वैसे तुम तो अपने पावर कंट्रोल कर लेते हो, साल भर से कंट्रोल में हो, तुम्हें तो सीरम की जरूरत भी नहीं है। जेफ टॉपिक चेंज करता है, तब एलन उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है एंड देन रोमांस। अगले सीन बेब अपनी रेसिंग ट्रेनिंग नॉन स्टॉप किए जा रहा था। इवन चार्ली भी उसे स्टॉप नहीं कर पाता है। ना तो उसे चिल रहने को कहता है, मगर सोनिक कहता है कैसा चिल रहेगा यार, अब तो हमारी टीम में किम भी नहीं है और विली की टीम में 3 स्किल्ड रेसर है। एलन कहता है हमें भी एक रेसर की जरूरत है जो किम की जगह ले सके, पर न्यू रेसर टीम के साथ एडजस्ट करने में टाइम लेगा, इसलिए एलन नॉर्थ को इस बार रेसिंग के लिए चांस देता है, जिस पर सबसे ज्यादा खुश सोनिक होता है। फिर नॉर्थ कहता है किम तो अपने साथ अपना पर्सनल मैकेनिक भी ले गया, अब सिर्फ जेब बचा है, अकेला ये सब कुछ कैसे हैंडल करेगा। तब एलन कहता है मैं अपने बीएफ को अकेले काम करने दूंगा भी नहीं। और फिर एंट्री होती है डिन की, जो कि जिंदा ही था। डिन को देखकर बेब का पारा गर्म हो जाता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि लास्ट नाइट डिन बचकर छुपते छुपते एलन के घर जाता है और बताता है कि किसी ने उसे, केंता और विन को किडनैप किया था, पर वो लोग कौन थे उसे नहीं पता। डिन रिक्वेस्ट करता है कि आज रात बस मुझे यहाँ रहने दो, कल मैं चला जाऊंगा कहीं दूर, कंट्री से बाहर। एलन पूछता है गैराज में आकर काम करना चाहते हो। डिन कहता है तुम्हें शायद दिक्कत ना हो, पर बाकी लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहेंगे। एलन कहता है तुमने बेब को मारने की कोशिश की थी, ऑब्वियसली तुमने सबका ट्रस्ट तोड़ा है, तो तुम्हें ये सबका ट्रस्ट वापस जीतना होगा। प्रेजेंट में डिन बेब से माफी मांगता है, कहता है अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। मगर एलन बेब को समझाता है कि सेकंड चांस तो हर कोई डिजर्व करता है, इसलिए बेब भी उसे काम करने की परमिशन दे देता है, पर क्योंकि वो पहले गद्दार निकल चुका था इसलिए इजीली भरोसा करना भी सही नहीं था। तो जेफ कहता है कोई नहीं, ये मेरे अंडर काम करेगा। नेक्स्ट इन सब फील्ड में रेसिंग प्रैक्टिस करते हैं, जहां प्रैक्टिस के बाद जेफ एक एक्सीडेंट का फ्यूचर देखता है। अगले दिन बेब अकेले एक बार में ड्रिंक कर रहा था, तभी वहां विली आकर उस पर चांस मारने लगता है। कहता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन बॉय हूँ, इसलिए तो मैंने रेस सीखा ताकि तुम मुझे लाइक करो। बेब कहता है तुम मेरे इकलौते फैन बॉय नहीं हो जिसे मैं चांस दे दूं। विली कहता है पर तुमने चार्ली को तो चांस दिया था, यानी मुझे भी मिल सकता है, और उसे सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करता है। बेब कहता है पहली बात अपनी गंदी जुबान से मेरे बीएफ का नाम मत लो, और दूसरी बात मुझे तुम्हारी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। तब विली उसे एक रेस के लिए चैलेंज करता है। इधर लैब में एक रिसर्चर चार्ली को बेब और विली की फोटो दिखाती है। उधर बेब चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है अगर तुम हारे तो मेरे बिजनेस में टांग नहीं अड़ाओगे। विली कहता है और अगर मैं जीता तो आज रात तुम मेरे होगे। बेब चैलेंज एक्सेप्ट करता है और जीत भी जाता है। तब विली कहता है सच में तुम नंबर 1 हो, पर मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, लास्ट टाइम एक सेल्फी तो बनती है। बेब अग्री कर जाता है, मगर वो सेल्फी के बहाने उसे किस कर लेता है। बेब इरिटेट होकर घर आ जाता है, जहाँ चार्ली पूछता है आज रात तो बहुत फन किए होगे। फिर पूछता है क्या तुम ड्रिंक किए हो। बेब कहता है हाँ थोड़ा सा, पर मैं ठीक हूँ। चार्ली उसे रोकता है तो बेब कहता है अच्छा सॉरी, अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है तो अब से ड्रिंक नहीं करूँगा। चार्ली उसे स्मेल करके कहता है तुम्हारे बॉडी से अलग अल्फा की स्मेल आ रही है। चार्ली फिर कहता है अगर तुम बाहर फन नहीं किए हो तो यहाँ कर सकते हो, और उसके साथ इंटेंस रोमांस स्टार्ट करता है। बेब बोलता है आज इतना कड़क क्यों बन रहे हो, मगर चार्ली तो कंटिन्यू रहता है। फिर बेब के सो जाने के बाद चार्ली उसके मोबाइल से विली का स्टेटस देखता है, जिसमें वही सेल्फी थी जो उसने जबरन खींचा था। नेक्स्ट मॉर्निंग बेब उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और नेक का लव बाइट दिखाते हुए कहता है ऐसे बाइट मार्क मत करना वरना नॉर्थ और सोनिक टीज करने लगेंगे। चार्ली कहता है मैं तो करूंगा ताकि सब जाने तुम रिजर्व्ड हो। बेब कहता है वो तो हूँ ही। फिर पूछता है लैब का काम कैसा चल रहा है, जल्दी सीरम बना लो ताकि हम फुर्सत से कहीं बाहर घूमने जा सके। काफी टाइम से मैं फील्ड में बिजी हूँ और तुम लैब में। चार्ली घूमने का नाम सुनकर काफी खुश हो जाता है। अगले दिन चार्ली क्रिस को बताता है कि स्टार्टिंग में सारे एक्सपेरिमेंट सीरम उसने खुद पर ट्रायल किए थे, पर किसी का भी इफेक्ट नहीं हुआ। क्रिस कहता है तुम्हारे बॉडी की सेल्स बाकी अल्फाज से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो अगर हम इसे ब्रेक कर पाए तो एक्सपेरिमेंट की सक्सेस रेट काफी बढ़ जाएगी। फिर कहता है देर किस बात की, चलो एक्सपेरिमेंट अभी स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ गैराज में जेफ अकेला वर्क कर रहा था, तभी उसे सेम एक्सीडेंट वाला फ्यूचर दिखाई देता है, और ये भी दिखाई देता है कि एक्सीडेंट बेब के साथ होने वाला है। तुरंत उसके नाक से ब्लड बहने लगता है। वो किसी तरह एलन को कॉल करके बस ये कह पाता है कि बेब को कॉल करो, अर्जेंट है। लेकिन तब तक एक्सीडेंट हो चुका होता है। पीट को भी ये न्यूज़ मिल जाती है, तो वो बीच एक्सपेरिमेंट में चार्ली को जगाता है।
क्रिस कहता है ऐसा तुम बीच में इसे नहीं जगा सकते, सब कुछ शुरू से करना होगा। पीट कहता है इसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है, अभी इसका उसके पास जाना जरूरी है क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ज्यादा लाइफ जरूरी है। फिर चार्ली को जगा कर बेब के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। तुरंत वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पता चलता है कि माइनर चोट लगी है। सब डिस्कस करते हैं कि अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई है कि एक्सीडेंट किसने किया, जानबूझकर या गलती से। तब जेफ सबको बताता है कि एक्सीडेंट जानबूझकर किसी ने किया है। मेरे पास फ्यूचर देखने की पावर फिर से आ गई है। एलन कहता है तुमने तो कहा था तुम्हारी पावर कंट्रोल में है। जेफ बताता है हाँ थी, लेकिन रिसेंटली मैं फ्यूचर देख पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में डाउट था पर इस एक्सीडेंट के बाद कंफर्म हो गया हूँ। लेकिन अब जब मैं फ्यूचर देखता हूँ तो जो होने वाला है उसे फील कर पाता हूँ। इसलिए एक्सीडेंट में बेब को जितना पेन फील हुआ उतना ही पेन मुझे भी फील हुआ। ये सुनकर पीट कहता है अगर फ्यूचर देखने से तुम फिजिकली हर्ट हो रहे हो तो ये अच्छा नहीं है। वहीं एलन गुस्से में कहता है इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। जेफ भी उसे मनाने चला जाता है। इधर बेब को होश आता है तो चार्ली से पूछता है मुझे किसने हिट किया था। चार्ली कहता है अभी अभी होश आया है, ज्यादा टेंशन मत लो। किसने किया था ये पता नहीं चला है, पर पता चलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और उसे किस करता है। इसके बाद जेफ एलन को मनाने की कोशिश करता है मगर एलन उसे इग्नोर करता है। जेफ कहता है मैं तुम पर बर्डन बनना नहीं चाहता था। एलन कहता है रिलेशनशिप में कोई किसी का बर्डन नहीं होता, बल्कि हर छोटी से छोटी चीज शेयर करनी होती है। अब जेफ सोच में पड़ जाता है कि एलन को कैसे मनाए। वो चार्ली से पूछता है बेब गुस्साता है तो तुम उसे कैसे मनाते हो। चार्ली कहता है नॉर्मली हम कुछ हाइड नहीं करते, लेकिन अगर एक दूसरे को मनाना रहता है तो सेक्स कर लेते हैं, मूड ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। बट ये ट्रिक तुम दोनों पर अप्लाई होगी या नहीं पता नहीं। जेफ कहता है उसे मनाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। चार्ली कहता है वो सब ठीक है मगर पहले अपना बॉडी चेकअप करा लो। नेक्स्ट सीन क्रिस जेफ की कंडीशन चेक करता है और कहता है कुछ प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। चार्ली कहता है इसका मतलब अगर जेफ ने कभी मरने का फ्यूचर देखा तो वो भी मरेगा। पिट कहता है जेफ की सेफ्टी के लिए हमें एक्सपेरिमेंट की स्पीड बढ़ानी होगी। अगले सीन मनीत नाम का एक बंदा टोनी को अपडेट देता है कि बेब जिंदा है, हॉस्पिटलाइज्ड है। टोनी उसे कहता है अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उसे डायरेक्ट मारने में मजा नहीं आएगा, उसे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। दूसरी तरफ जब बेब वार्ड में अकेला था तब विली उसके पास जाता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है। बेब गुस्से में कहता है मुझ पर टाइम वेस्ट करना बंद करो, मैं अपने बीएफ से ब्रेकअप नहीं करूंगा। विली कहता है मत करो, मुझे बस उसका स्टैंड इन बना लो। बेब कहता है तुम सच में कमीने हो। विली कहता है मैंने हमारी सेल्फी तुम्हें टैग की थी, कहीं चार्ली ने देखा तो नहीं। गुस्से से बेब उसे यहाँ से जाने कहता है मगर वो कमीना अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था। तब तक चार्ली आ जाता है तो चला जाता है। चार्ली बेब से कहता है मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। बेब कहता है कोई नहीं, मैं सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ। चार्ली कहता है हाँ लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेब कहता है पता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। चार्ली कहता है पर मैं श्योर नहीं हूँ, कहीं तुम मुझे ना छोड़ दो, कहीं तुम्हें विली ना पसंद आ जाए। उस रात बार में तुम उसके साथ थे ना। बेब कहता है ज्यादा ओवरथिंक मत करो, मेरा ओनली वन सिर्फ तुम ही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसे हक कर लेता है। अगले दिन केंता पीट से मिलता है और कहता है कि अब वो इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बताता है कि टोनी जिंदा है। ये जानकर पीट शॉक्ड रह जाता है। वही हम देखते हैं कि टोनी एक अंडरग्राउंड लैब चला रहा था जहाँ बेरहमी से लोगों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। इधर पीट सभी को बुलाता है जहाँ केंता भी होता है। केंता सबको बताता है कि टोनी जिंदा है, किसी ने हमें किडनैप करके टोनी के पास ले गया, वो डेफिनेटली हम सबसे रिवेंज लेना चाहता है। और जहाँ तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ बेब की ये हालत उसी का क्या धरा है। पहले तो किसी को बिलीव नहीं होता है मगर पीट बताता है कि ये सच कह रहा है। नेक्स्ट दिन चार्ली बेब की केयर कर रहा था। उसे कहता है क्या टोनी के वापस आने पर वरीड हो, मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, पता नहीं उसका नेक्स्ट प्लान क्या होगा, कहीं वो तुम्हें फिर से मुझसे छीन ना ले। बेब कहता है नहीं, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, डोंट वरी, हम सेफ रहेंगे। चार्ली कहता है अरे यार ये तो मेरा डायलॉग होना चाहिए था। फिर बेब कहता है तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो, रिवॉर्ड तो बनता है। चार्ली पूछता है क्या रिवॉर्ड मिलेगा। बेब कहता है वही जो तुम्हें पसंद है, और फिर दोनों का सीन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ डीन जेफ को अपसेट देकर कहता है क्या यार दुखी आत्मा की तरह बैठे हो, जाओ एलन को मनाओ, और उसे कुछ डेटा दिखाने के बहाने बात करने बोलता है। जेफ एलन को डेटा दिखाता है और पूछता है कि अब तक से गुस्सा हो। एलन कहता है हाँ। फिर पूछता है टोनी जिंदा है, इस बारे तुम्हें पता था। जेफ कहता है नहीं। एलन कहता है अब तो मुझे तुम्हारे किसी बात पर भरोसा नहीं हो रहा। उधर पीट केंता से कहता है तुमने हमें टोनी के बारे इन्फॉर्मेशन दी,
तुम्हें वो कभी भी मार सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। केंता कहता है अगर मैं तुम लोगों के साथ रहूं तो तुम सब भी उसके टारगेट में आ जाओगे। पीट कहता है मेरे पास दूसरा रास्ता है। अगले दिन सब साथ में डिनर कर रहे थे, जहाँ ये भी डिस्कस करते हैं कि आखिर बेब को हिट करने वाला कौन हो सकता है। जेफ बताता है कि मैं उसका फेस तो नहीं देख पाया, बट वो एक हाथ से कार चला रहा था। ये सुनकर बेब को विली पर शक होता है। एलन चार्ली से कहता है पता नहीं बेब कब तक रिकवर्ड होगा, तो नेक्स्ट मैच के लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। लेकिन बेब कहता है नेक्स्ट मैच मैं जरूर खेलूंगा। चार्ली उसे अभी रेस्ट करने कहता है, मगर बेब कहता है नहीं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है विली ने ही मुझे हिट किया था। चार्ली कहता है अगर तुम्हें प्रूव भी करना है तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। बेब कहता है तुम कितना चीज हैंडल करोगे, ऑलरेडी तुम मेडिसिन बनाने की एक्सपेरिमेंट में हार्ड वर्क कर रहे हो। चार्ली कहता है ठीक है, पर रेस के लिए अपने आप पर ज्यादा प्रेशर मत डालना। बेब किस करते हुए कहता है ओके। दूसरी तरफ पीट किम को कुछ टाइम के लिए केंता को छुपाकर रखने कहता है। किम कहता है अगर मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा तो फिर टोनी मेरा भी कबाब बनाएगा। पीट कहता है यार तुम एक्स हंटर टीम से क्विट कर चुके हो, ऊपर से जल्दी ही तुम कोरिया जाने वाले हो, तो बहुत कम चांस है वो तुम्हें टारगेट करेगा। ये सुनकर किम हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। उधर क्रिस चार्ली पर एक्सपेरिमेंट ट्रायल करता है, मगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अगले दिन पीट क्रिस के लिए डिनर लेकर आता है और बातों बातों में पूछता है तुमने तो काफी स्पेशल सेंस वाले लोगों के साथ काम किया है, क्या कभी ऐसे बंदे से मिले हो जिसके पास इमॉर्टल बनने का सेंस हो। विली कहता है नहीं, इवन पावरफुल से पावरफुल अल्फा भी मौत से नहीं बच सकता। अगले दिन आज रेसिंग मैच था, जहां मैच स्टार्ट होने से पहले सोनिक नॉर्थ को गुड लक चार्म देता है। इसे नॉर्थ तो काफी खुश होता है। वहीं कमीना विली अपना मुंह उठाकर बेब के पास आ जाता है और उसे फ्लर्ट करके उसका और चार्ली दोनों का मूड खराब करता है। खैर मैच स्टार्ट होता है, जहां एंड में चार्ली की कार आउट ऑफ लाइन हो जाती है। इधर रेस कंप्लीट होता है और विनर वेब होता है। वो तुरंत कार से उतरकर चार्ली के पास जाता है, उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। चार्ली कहता है आई थिंक मेरी सेंस जा रही है। अगले दिन क्रिस उसकी कंडीशन चेक करता है और बताता है कि 100% कहना मुश्किल है कि सच में पावर गई है या नहीं। वहीं 4-5 घंटों से चार्ली अनकॉन्शियस था, तो बेब क्रिस पर अपनी अलग ही भड़ास निकालता है कि अब तक से ये होश में क्यों नहीं आ रहा है। कुछ देर में उसे होश आ जाता है, तो क्रिस कहता है मुझे चार्ली पर एक और टेस्ट करना होगा, जिस पर बेब कहता है नहीं, मैं चार्ली को खतरे में नहीं डाल सकता। चार्ली समझाता है कि ये एक्सपेरिमेंट डेंजरस नहीं है और तुम्हें तो पता है इस रिसर्च के लिए मैं कितना सीरियस हूँ। काफी रिक्वेस्ट करने पर बेब मान जाता है। दूसरी तरफ जेफ एलन को मनाने के मिशन में अभी भी लगा हुआ था, मगर बेचारा बैक बेंचर की तरह हर बार फेल ही रहता है। बाद में चार्ली उसे समझाता है कि अगर एलन को अपना लवर मानते हो तो उसे सब कुछ बताना जरूरी है। रिलेशनशिप दो लोगों के बीच होता है, अच्छा और बुरा दोनों को साथ में कैरी करना होता है। इसके बाद वो एलन के पास जाता है, उसके शोल्डर पर सर रखकर कहता है सॉरी, मुझे तुम्हें सब बताना चाहिए था, पर अब से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। एलन कहता है बात छुपाने की नहीं है, बात ट्रस्ट की है। जेफ कहता है मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैंने हमारा फ्यूचर देखा जिसमें हम अलग हो चुके हैं। एलन कहता है नो मैटर आगे क्या होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगा, और उसे हक कर लेता है। फिर दोनों के बीच किसिंग होती है, जिसके बाद वे अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन एक बार फिर विली बेब का पारा गर्म करने आ जाता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है। बेब कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही कमीने हो, एक तो कुत्ते की तरह हर जगह मुझे फॉलो करते हो और पीठ पीछे मुझे मारने की कोशिश भी करते हो। विली कहता है मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं कराया है और उसे बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है। बेब गुस्से से चैलेंज एक्सेप्ट करता है और यहाँ भी विली फ्लर्टिंग में कोई कमी नहीं छोड़ता। हालांकि जीतता तो बेब ही है, पर वो समझ जाता है कि विली ने उसे जानबूझकर जीतने दिया। अगले दिन चार्ली जेफ को रिंग दिखाता है, तो जेफ ढिंडोरा पीट देता है कि बेब को प्रपोज करने वाले हो। तुरंत एलन आकर पूछता है शादी के लिए प्रपोज करोगे। चार्ली कहता है अरे नहीं, ये बस मैचिंग रिंग है, शादी के लिए तो इससे भी मस्त रिंग खरीदूंगा। एलन कहता है अरे यार वो तुम्हारे प्यार में इतना पागल है कि कुछ भी रिंग पहना वो हाँ ही बोलेगा। फिर वो जेफ से फ्लर्ट करने लगता है कि हम दोनों का हाथ भी कितना सुना सुना लग रहा है। जेफ कहता है अभी नहीं, एक बार पहले सीरम बन जाए फिर। एलन कहता है ठीक है, उसके बाद ना नहीं बोल पाओगे, और उसे किस करता है। दूसरी तरफ पीट क्रिस के पास जाता है और पूछता है क्या डिनर करोगे, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। क्रिस कहता है मैं इस एक्सपेरिमेंट में इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, स्पेशल ट्रीट तो बनता है। तब पीट उसे अपना सीक्रेट प्लेस ले जाता है जहाँ वो आज तक किसी को नहीं लाया था। दोनों साथ में डिनर करते हैं, जहाँ क्रिस पूछता है वैसे मैं बिल्कुल तुम्हारे एक्स की तरह दिखता हूँ, तुम्हें कैसा फील होता होगा। पीट कहता है वे मेरा एक्स नहीं था, बस मैं उसे जानता था। हम सबको टोनी ने रेस किया है, जब टोनी ने उसे अपने घर लाया था मैं उसे तब से जानता हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी देखा नहीं क्योंकि तब तक मैं टोनी के घर से भाग चुका था।
मेरे भागने के बाद टोनी के पास वही एक इनिग्मा था जिसे उसने आखिर तक मैनिपुलेट किया। क्रिस पूछता है क्या टोनी इतना खतरनाक है? पीट कहता है वो इतना खतरनाक है जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से जल्दी डिसॉल्विंग ड्रग बनाओ ताकि वो मासूम लोगों को और हर्ट ना कर सके। इसके बाद दोनों से अपनी फिजिकल नीड कंट्रोल नहीं होती है और उनका वहीं वन नाइट स्टैंड हो जाता है। दूसरी तरफ केंता पीट के पास जाना चाहता था मगर उसकी सेफ्टी के लिए किम उसके साथ जाता है। उधर उनका एक राउंड होने के बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होता है मगर तभी डोरबेल बजती है। केंता और किम अंदर आते हैं तो किम क्रिस को देखकर उसे वे समझ लेता है। पीट बताता है कि ये वे नहीं है, क्रिस है, लैब का रिसर्चर। इसके बाद केंता पीट से कहता है मैं टोनी के बारे में क्लू ढूंढने के लिए तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। अगले दिन केंता पीट को वही जगह ले जाता है जहाँ उसे फेंका गया था। केंता कहता है टोनी का प्लेस यहीं आसपास होना चाहिए। किम कहता है सीरियसली यार, हम टोनी को इस तरह ढूंढेंगे? कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ क्या जाल बिछाए हुए है। तब केंता सामने एक कार देखता है। सब उस कार के पास जाते हैं जहाँ एक आदमी था तो उसे पकड़ लेते हैं मगर वो भाग जाता है, लेकिन उसकी कार से उन्हें कुछ सीरम मिल जाता है। क्रिस उस सीरम को चेक करता है और बताता है कि इसमें भी वही सेम कंपाउंड्स है जो हम स्किल डिसॉल्विंग सीरम बनाने में यूज कर रहे हैं। सब डिस्कस करते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है कि वो भी सेम सीरम ट्रायल कर रहा है, इसे उसे क्या प्रॉफिट होगा। जेफ अपनी पावर यूज करता है और बताता है कि टोनी स्किल इरेजिंग सीरम नहीं बल्कि स्किल इनहेंस सीरम बना रहा है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। उधर टोनी एक बंदे पर ट्रायल कर रहा था लेकिन उसका भी सेम हाल, बार बार एक्सपेरिमेंट फेल। लगता है टोनी और पीट के ग्रुप दोनों ही एडिसन से इंस्पायर हैं, बार बार फेल हो रहे हैं मगर हिम्मत नहीं हार रहे। वह अगले दिन चार्ली बेब को बर्थडे सरप्राइज देता है। ये देख वो काफी खुश होता है और उसे किस करता है। चार्ली पहले उसे विश मांगने कहता है, फिर रिंग दिखाता है। बेब तो खुश होकर कहता है हाँ मैं शादी के लिए रेडी हूँ। चार्ली कहता है अरे यार ये वेडिंग रिंग नहीं मैचिंग रिंग है, वेडिंग रिंग तो इसे भी बेटर ढूंढूंगा। बेब के फेस पर स्माइल आ जाती है और कहता है मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साइड रहो। चार्ली कहता है हाँ। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं एंड किस करते हैं। दूसरी तरफ मनीत कुछ बिजनेसमैन को टोनी के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बता देता है। ये जानकर टोनी उनसे कहता है ये प्रोजेक्ट अल्फा किड से ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उन्हें इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट रखने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद टोनी मनीत से कहता है जितना हो सके और अल्फा लोगों को मेरे पास ले आओ। मनीत कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए तुम्हें नहीं लगता है मेरी सैलरी अब बढ़नी चाहिए। टोनी मान जाता है लेकिन जैसा ही मनीत जाने लगता है वो विन को इशारा करता है और टोनी के इशारे पर विन उसे मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं टोनी तो इतने दिन बस व्हील चेयर में ऐसे ही आराम कर रहा था। वो विन से कहता है रेडी रहो, गेम स्टार्ट हो चुका है। उधर सब डिस्कस करते हैं कि टोनी को कैसे पकड़ा जाए क्योंकि अगर वो इस तरह की स्किल एबिलिटी बढ़ाने वाली ड्रग बना रहा है तो ओपनली तो बनाएगा नहीं, यानी वो 100% अंडरग्राउंड काम कर रहा है। केंता कहता है मुझसे ज्यादा उसे अच्छी तरह से कोई नहीं जानता, मैं पता करने की कोशिश करूंगा वो कहाँ छुपा हुआ है। अगले दिन वे रेसिंग प्रैक्टिस करते हैं जहाँ डीन एलन से कहता है रिसेंटली नॉर्थ काफी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। फिर बेब सबको उनकी मैचिंग रिंग दिखाता है तो सब उन्हें टीज करने लग जाते हैं। नॉर्थ कहता है भाई लोग तुम सब तो पेयर में खूब इंजॉय कर रहे हो, मुझे ही कोई नहीं मिल रहा। तब तक सोनिक भी आ जाता है और सबको बताता है कि मैं जल्दी ही अब्रॉड रिटर्न जाने वाला हूँ। ये जानकर नॉर्थ थोड़ा अपसेट हो जाता है। एलन सोनिक से कहता है तुम जब से आए हो नॉर्थ ने काफी इम्प्रूवमेंट की है, फाइनल मैच तक रुक जाते तो शायद उसमें और इम्प्रूवमेंट होती। फिर कहता है वैसे सब जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो पर पता नहीं तुम दोनों अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। सोनिक कहता है पहले की बात होती तो शायद हमारा रिलेशनशिप वर्क भी कर जाता मगर अब तो और पॉसिबल नहीं लग रहा। फिर कहता है वैसे मैं कोशिश करूंगा फाइनल मैच तक रुक जाऊं। वही नॉर्थ उनकी बात सुन लेता है। अगले दिन पीट क्रिस के पास जाता है जहाँ क्रिस उसे पूछता है हमारे हुकअप के बारे तो नहीं सोच रहे? डोंट वरी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वन नाइट स्टैंड समझ लो बस। फिर पीट कहता है अगर टोनी हमारी ही तरह लैब चला रहा है तो कितना भी सीक्रेटली काम करे, कुछ मेडिसिन के लिए तो उसे पेपर वर्क करने ही पड़ेंगे, क्या हम इन्वेस्टिगेट करके कुछ पता लगा सकते हैं? क्रिस कहता है इस चीज में मैं तुम सबकी हेल्प कर सकता हूँ बट लेबोरेटरी वर्क के बाद। नेक्स्ट दिन काम करते करते एलन की गर्दन पर हल्की चोट लग जाती है तो डिन टीज करता है कि अरे यार तुम तो बुढ़े होते जा रहे हो, अभी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन एलन अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए जिम जाता है जहाँ बेब उसे ट्रेन कराकर और एनर्जी उसका लॉस करवा देता है। उधर जेफ और चार्ली उनका वेट कर रहे थे। दोनों वापस आते हैं और एक दूसरे को टीज करते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन उनका एक नाइट मैच था तो स्टार्ट होने से पहले विली बेब का मूड फिर खराब करता है। उसके रिंग देखकर कहता है एंगेजमेंट रिंग? कोई नहीं, शादी तो हुई नहीं है, अभी भी मेरे पास चांस है।
वैसे तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें हर मैच जीतने दूंगा। बेब कहता है मैं पीट बेब हूँ, अपनी स्किल से जीत सकता हूँ। फिर मैच स्टार्ट होता है और इस बार भी विली जानबूझकर लास्ट मोमेंट में उसे जीतने देता है। बेब उसके पास जाकर कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास कोई स्पेशल सेंस है, तुमने लास्ट मोमेंट में कुछ तो किया है और मुझे जीतने दिया। विली कहता है तुम ओवरथिंक कर रहे हो। तब चार्ली आकर पूछता है क्या बातें चल रही है। विली कहता है कुछ नहीं, हम बस फ्रेंड्स की तरह चिट चैट कर रहे हैं। और उसे जलाने के लिए बेब से कहता है कभी लोनली फील हो तो मेरे पास आ जाना। ये सुनकर चार्ली उसका मुंह तोड़ने वाला था, मगर बेब उसे ले जाता है। दूसरी तरफ पीट क्रिस से पूछता है क्या कुछ पता चला, जिस पर वो कहता है अभी तक नहीं, मगर मेरा एक फ्रेंड है, वो हेल्प कर सकता है। पीट कहता है क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। क्रिस कहता है पूछने से बेटर है अपनी पावर यूज करो। पीट उसका माइंड रीड करता है और कहता है तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इसके बाद दोनों का फिर सीन चलता है। पीट क्रिस से कहता है फर्स्ट टाइम इंटीमेसी हुई थी तो उसे वन नाइट स्टैंड कहा था, अब क्या कहोगे। क्रिस कहता है कुछ कुछ चीजों का लॉजिक ना ढूंढना ही सही है, बस फीलिंग्स के साथ बह जाओ। लैब में मैं तुम्हारा रिसर्चर हूँ और ऑफ टाइम बेड बडी। इसके बाद जब पीट सो जाता है तब विली चुपके से उसका पीसी चेक करता है। काफी पासवर्ड ट्राई करता है मगर अनलॉक नहीं कर पाता। फिर उसकी नज़र वे की फोटो पर जाती है। वो उसकी बर्थडे इंटर करता है और पीसी खुल जाता है जहां वो एक बच्चे का डेटा चेक करता है। अगले दिन पीट केंता को वही सीरम दिखाता है जो उस आदमी की कार में उन्हें मिला था, मगर फिलहाल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बिना उसे कुछ एक्शन लेने से मना करता है। दूसरी तरफ चार्ली बेब से नाराज था। बेब कहता है आज गुड मॉर्निंग किस भी नहीं दिए, ना लास्ट नाइट कर्लिंग की थी, क्या विली को लेकर अपसेट हो। बट जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कल बस उसे चेक कर रहा था कि कहीं उसके पास स्पेशल सेंस तो नहीं है, और उसे हक करके मनाने लगता है। चार्ली पूछता है सच में तुम विली को लाइक तो नहीं करते। बेब कहता है नो वे, तुम्हें छोड़कर मुझे किसी पर इंटरेस्ट नहीं आ सकता। चार्ली पूछता है फिर उसके साथ फोटो क्यों ली। बेब कहता है उसने जबरदस्ती क्लिक कर ली थी, बट प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अगले दिन केंता के पीछे कुछ आदमी पड़े हुए थे, मगर सही टाइम में किम एकदम मस्त हीरो वाली एंट्री मारता है और उसे बचा ले जाता है। फिर कहता है मेरे बिना तुम अकेले कैसे निकल गए, कुछ हो जाता तो। केंता बताता है कि उसे टोनी के अगेंस्ट सॉलिड क्लू मिला है। फिर किम को थैंक्स कहता है बचाने के लिए। किम टीज करता है क्या कहा, मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो। दूसरी तरफ विन टोनी को केंता के बारे में अपडेट देता है। टोनी कहता है अच्छा है, वो गेम को और इंटरेस्टिंग बना रहा है। विन कहता है वैसे भी तुमसे कोई बच नहीं सकता, कहो तो बेब को पकड़ के ले आऊं। टोनी कहता है नहीं, मैं उसे सफर होते हुए देखना चाहता हूँ, वही बेस्ट रिवेंज है। दूसरी तरफ पीट और क्रिस का सीन चल रहा था। इसी बीच केंता और किम सीन का चोपा करने पहुंच जाते हैं। केंता पीट को बताता है कि मैं चुपके से टोनी का वर्क प्लेस तक पहुंचा था, वहाँ मुझे टोनी के काम का हिडन डेटा मिला है, बट वो जगह हेवी गार्डिंग में है, कोई आइडिया नहीं है उसके अंदर क्या चल रहा है। पीट कहता है लेकिन इसके बाद से कभी अकेले हीरो बनने की कोशिश मत करना। बाद में किम केंता से पूछता है क्या तुम पीट को लाइक करते हो, अगर लाइक करते हो तो उसे बताते क्यों नहीं। केंता कहता है ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर कहता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरी लाइफ में सिर्फ टोनी और पीट ही रहे हैं, मगर मैं उन दोनों की लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। किम कंफर्ट फील कराता है कि कोई नहीं, एक दिन तुम्हें ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हें चैरिश करेगा। अगले दिन बेब विली की इंस्टा चेक कर रहा था। नॉट टीच करता है क्या बात है, उस पर इंटरेस्ट ले रहे हो। बेब कहता है अरे नहीं, मुझे उस पर डाउट है कि उसके पास स्पेशल एबिलिटी है, इसलिए उसकी इंस्टा चेक कर रहा हूँ। नॉट कहता है बस इतनी सी बात है, ये तो मुझ पर छोड़ दो, मैं उसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल दूंगा। बेब कहता है ओके, बट इस बारे अभी चार्ली को मत बताना, मैं खुद उसे सब बताऊंगा। नेक्स्ट दिन रेसिंग प्रैक्टिस के बाद बेब अपना मोबाइल चेक करता है, मगर जैसे ही चार्ली आता है वो मोबाइल रख देता है। चार्ली को उस पर डाउट होता है, इसलिए रेसिंग के बाद उसे फॉलो करता है। बेब वो जगह जाता है जहाँ विली रिलैक्स होने आता था। वो विली को सेड्यूस करके ये पता करने की कोशिश करता है कि क्या विली को कुछ स्पेशल सेंस है, लेकिन विली समझ जाता है और उल्टा अब उसे छोड़ता ही नहीं है। एंड कहता है कितना बोल्ड हो जो पता करने के लिए इतना रिस्क ले लिए, और फिर उसे नेकेट कर देता है। तब तक से चार्ली भी वहाँ आ जाता है और भाई उनका इतना खतरा वाला सीन देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। तुरंत बेब एक्सप्लेन करने लग जाता है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। चार्ली कहता है लाइव सेशन देखने के बाद कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, इवन तुमने मेरा दिया हुआ रिंग भी उतार दिया है। बेब कहता है रिंग के लिए सॉरी, पर मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि विली के पास कोई स्पेशल पावर है या नहीं, मुझे डाउट है उसके पास स्पेशल सेंस है। चार्ली कहता है वो तो वेड है ही, उससे ज्यादा तुम हो, उसे इंस्टा में फॉलो कर रहे हो, उसके मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया है, पर तुम बार बार ट्रस्ट तोड़ रहे हो और गुस्से में चला जाता है।
काफी टाइम हो जाता है मगर वो अब तक घर नहीं पहुंचता है तो बेब लेट जाता है, मगर क्रिस बताता है कि चार्ली यहाँ नहीं आया है। ऊपर से जले पर नमक छिड़क देता है कि अपना बीएफ कहाँ है ये नहीं पता, लगता है ब्रेकअप हो गया। फिर बेब एलन के घर जाता है मगर वहाँ भी चार्ली नहीं था। एलन पूछता है क्या किया उसके साथ जब वो गायब है। बेब कहता है मैं विली का स्पेशल सेंस चेक करने गया था, बट उल्टा विली मेरी एडवांटेज लेने वाला था और उसी टाइम चार्ली ने हमें देख लिया। एलन कहता है यार ऐसा सीन देखकर कोई भी गुस्सा आएगा। बेब कहता है हाँ मगर मेरा भी अपना रीजन था ना, क्या उसे मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है? तुम्हें पता है मैं सिर्फ उसे ही प्यार करता हूँ। एलन कहता है चार्ली तुम पर ट्रस्ट करता है मगर विली पर नहीं करता, और वो विली नॉन स्टॉप तुमसे फ्लर्टिंग करता है, ऐसे में ऑब्वियसली उसका गुस्सा वैलिड है। बेब कहता है मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं वरीड हूँ। उधर चार्ली जेफ की हेल्प से एक होटल में शिफ्ट होता है जहाँ जेफ उसे समझाता है कि पक्का बेब का रीजन रहा होगा, उसे विली पर डाउट था इसलिए शायद उसने ऐसा स्टेप उठाया। चार्ली कहता है पर सच पता करने के लिए वो इतनी हद तक जा सकता है। जेफ कहता है जिस तरह तुम सबकी जान बचाने के लिए मेडिसिन डेवलप कर रहे हो वैसे ही वो भी सबकी हेल्प करना चाहता है और उसे थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने कहता है। दूसरी तरफ एक बार फिर विली बेब के पास आकर उसे फ्लर्टिंग करने लग जाता है। बेब काफी इरिटेट होता है और क्योंकि विली तो जाता नहीं इसलिए बेब भी चला जाता है और घर आकर ड्रिंक करने लगता है। ड्रंक होकर उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी जो कि इधर चार्ली सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। नेक्स्ट डे बेब सबसे चार्ली के बारे में पूछता है मगर सब उसे चिढ़ने कहते हैं। तभी चार्ली वहाँ आता है तो बेब उसे फिर मनाने की कोशिश करता है। चार्ली गुस्से से कहता है तुम्हें पता है विली तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, फिर भी तुम उसे करीब आने दे रहे हो। अब क्या मैं तुम दोनों के सोने की वेट करूं? क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? ये सब देखकर मुझे कैसा फील होता होगा? बेब कहता है मुझे पता है तुम्हें कैसा फील होता है, पर क्या तुम मेरी फीलिंग समझने की कोशिश कर रहे हो? लगता है अब तुम्हें मेरी केयर ही नहीं है। चार्ली कहता है जो सोचना है सोचो। फिर बाकी सब किसी तरह उनकी फाइट रोकते हैं। दूसरी तरफ क्रिस पीट से कहता है तुम्हें एक्स हंटर टीम से बात करनी चाहिए, शायद बेब और चार्ली के बीच अनबन चल रही है। ऐसे में अगर चार्ली स्ट्रेस में रहा तो उसकी बॉडी पर भी असर होगा एंड एक्सपेरिमेंट डिले होगा। इधर गुस्से में चार्ली अलग ही तरह से रेस करता है। बेब चार्ली से कहता है पर्सनल गुस्सा तुम फील्ड में कैसे उतार सकते हो? चार्ली कहता है मैं बस विली की तरह ट्राई कर रहा था। बेब गुस्से में कहता है मैं हम दोनों की टेंशन फिक्स करना चाह रहा हूँ और हर बार तुम विली को बीच में घुसा देते हो। एलन चार्ली को कुछ टाइम रेस्ट करने कहता है मगर चार्ली आज पूरे ही दिन का ब्रेक ले लेता है। अगले दिन क्रिस चार्ली का बॉडी चेकअप करता है और कहता है तुम्हारी बॉडी में मेडिसिन का असर कम हो रहा है, शायद तुम स्ट्रेस ले रहे हो। चार्ली कहता है मैं हैंडल कर लूंगा। क्रिस कहता है तुम तो कर लोगे पर बॉडी को भी तो करना होगा, इसलिए बेटर होगा इस वक्त तुम किसी एक को चूज करो, या तो बेब या एक्सपेरिमेंट। पिट सजेस्ट करता है कि इस वक्त तुम कुछ टाइम रेसिंग बंद कर दो। दूसरी तरफ किम केंता को फूड सर्व करता है जहाँ उसे फील होता है कि केंता कंफ्यूज है कैसे खाना है तो खिला देता है। फिर यहाँ केंता कहता है मुझे उस क्रिस पर डाउट है। किम बोलता है डाउट है या उसे जेलस हो रहे हो? केंता कुछ नहीं कहता। उधर पीट क्रिस को स्मोकिंग करने से मना करता है। क्रिस कहता है क्या करो स्ट्रेस में हो। पीट कहता है तुमसे ज्यादा स्ट्रेस में चार्ली है, वो बेब के साथ रहने के लिए ये सीरम बनाने में लगा हुआ है। अब तुम उसे ऑप्शन दे रहे हो या तो बेब या एक्सपेरिमेंट। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है वो एक्सपेरिमेंट ही चूज करेगा ताकि बेब सेफ रहे, इसलिए तुम टेंशन न लो। और उसका सिगरेट लेकर खुद स्मोक करता है। फिर उसकी स्मेल फील करता है और कहता है मुझे तुम्हारी ये स्मेल काफी अच्छी लगती है। क्रिस पूछता है क्या वे भी स्मोक करता था? फिर थोड़ा रुक जाता है, तब चार्ली चला जाता है। उधर बेब दुखी आत्मा बनकर बाहर था। एलन उसे कॉल करके बताता है कि जेफ से पता चला चार्ली एक होटल में स्टे कर रहा है, सो डोंट वरी वो सेफ है। वहीं चार्ली बेब से मिलने घर जाता है मगर वो तब बाहर था। तब चार्ली नॉर्थ और सोनिक के पास जाता है जहाँ उन्हें भी बेब के बारे कोई आइडिया नहीं था। वे उसे कंफर्ट फील कराते हैं कि उनके बीच सब ठीक हो जाएगा। वही मूड खराब करने के लिए विली वहीं था। वो अपनी इरिटेटिंग बातों से सबको गुस्सा दिलाता है तो चार्ली उसे वार्न करता है कि बेटा अपने लाइन में रहो वरना जिस दिन पीटोगे ना उस दिन बुरे पीटोगे। तब विली उसे एक रेसिंग चैलेंज करता है और बेट लगाता है अगर वो हारा तो बेब को छोड़ देगा, मगर चार्ली हारा तो उसे बेब को छोड़ना पड़ेगा। चार्ली चैलेंज एक्सेप्ट करता है लेकिन रेस टाई हो जाती है। चार्ली कहता है मैच टाई रहा मगर तुम बेब की लाइफ से चले जाओ। विली कहता है इस तरह अगर तुम बोरिंग बने रहे तो बेब को तो मैं इजीली अपना बना लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं विली टोनी को बताता है कि बेब की पावर अब भी चार्ली के पास ही है। टोनी विली से कहता है चार्ली को मेरे पास ले आओ और उसके साथ जो भी इन्वॉल्व है उनका निपटारा कर दो, बस बेब को मेरे लिए छोड़ देना। वही उनके ये बातें चार्ली सुन लेता है। नेक्स्ट दिन आधी रात में बेब चार्ली को कॉल करता है मगर वो रिसीव नहीं करता।
नेक्स्ट डे चार्ली अब बेब को इग्नोर करने लगता है और बेब भी इरिटेट होने लगता है। वहीं रेसिंग से पहले एलन कार वार चेक कर रहा था। इसी बीच उसकी गर्दन अकड़ जाती है तो जेफ टीज करता है कि इतना भी हार्डवर्क नहीं किया करो, अब तुम बुढ़े हो रहे हो, तुम्हारी हड्डी उड्डी टूट गई तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। उधर नॉर्थ सोनिक से कहता है हमारे टीम मेंबर्स का दिमाग हिल गया है, पहले किम चला गया, अब बेब चार्ली बात नहीं कर रहे, तुम भी रेसिंग छोड़ चुके हो, क्या तुम वापस रेसिंग फील्ड में आना नहीं चाहते? सोनिक कहता है टाइम के साथ इंसान और उसके गोल चेंज होते हैं, मैं अब जो कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ, और उसे लकी चार्म पहनाकर अपना बेस्ट देने कहता है। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है जहाँ इस बार भी बेब विनर होता है, सेकंड विली और थर्ड चार्ली। बाद में बेब चार्ली से कहता है क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो, तुम जानबूझकर क्यों हारे, तुम मुझे बीट कर सकते थे। चार्ली कहता है सच ये है कि मैं तुम्हें कभी बीट नहीं कर सकता। बेब उसे किस करता है, फिर पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? चार्ली कहता है हाँ करता हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बेब कहता है मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा, एंड अगेन उसे किस करता है। फिर मूड का क्या है, वो तो बनना ही था, तो वे अपनी इंटीमेसी एंजॉय करते हैं। अगले दिन सब एक्स हंटर टीम के जीतने की खुशी में पार्टी करते हैं। दूसरी तरफ बेब चार्ली से कहता है मतलब हमारे बीच पैचअप हो गया ना? चार्ली कहता है अभी हम थोड़ा टाइम ब्रेक लेते हैं, तब तक जब तक मैं श्योर ना हो जाऊं मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूं या नहीं। बेब कहता है किस चीज के लिए श्योर नहीं हो, हम 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, या फिर कहीं मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ? चार्ली कहता है मैं दोबारा फाइट करना नहीं चाहता, लेकिन अभी ब्रेक लेना ही सही है। बेब गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन टोनी विली से कहता है तुमने चार्ली को मेरे पास क्यों नहीं लाया, इवन मैच में भी उसे हार गए। विली कहता है शायद उसे डाउट हो गया है, मेरे पास स्पेशल सेंस है, इसलिए मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। टोनी कहता है मत भूलो मैंने तुम्हें सेकंड लाइफ दी है, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ। फ्लैशबैक से पता चलता है कि विली एक बॉक्सिंग चैलेंज में हारकर अधमरी हालत में था। टोनी उसके पोटेंशियल देखकर उसे अपने लैब ले जाता है और धमकी देता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उसकी बात माननी होगी। विली मजबूरन मान जाता है, जिसके बाद टोनी उस पे अपनी स्किल इनहेंसिंग ड्रग ट्रायल करता है और उसे नॉर्मल इंसान से अल्फा बना देता है। प्रेजेंट में विली कहता है मुझे तुम्हारा एहसान याद है, मैं चार्ली को ले आऊंगा। अगले से नॉर्थ और सोनिक बिना मतलब एक दूसरे से नाराज थे। एलन कहता है कम ऑन यार, बच्चों जैसा मुंह फुला के मत रहो। तभी वहाँ चार्ली आता है और सबकी सेफ्टी के लिए उनसे कहता है मैं टीम से क्विट करना चाहता हूँ। एलन कहता है ऐसे कैसे बीच में क्विट कर सकते हो? चार्ली कहता है लैब का एक्सपेरिमेंट भी इम्पोर्टेंट है और मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। एलन मान जाता है मगर थोड़ा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट दिन चार्ली अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाने लगता है तो बेब उसे एक्चुअल रीजन पूछता है, जिस पर चार्ली रीजन बताने छोड़कर ये कहता है कि अपनी केयर करना, मेडिसिन टाइम पर लेना और ज्यादा ड्रिंक मत करना। अगर तुम सो नहीं पाए तो मुझे कॉल कर सकते हो। बेब कहता है जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मुझे छोड़ने का क्या लॉजिक है? चार्ली कहता है ट्रस्ट मी, हमारे अलग होने में ही भलाई है। बेब उसे फिर रोकता है और हक कर लेता है, फिर उसे किस करता है, मगर चार्ली रोकते हुए कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ मगर अभी हम साथ नहीं रह सकते। बेब उसे अगेन टाइट हक कर लेता है मगर चार्ली उसे अपना ख्याल रखने कहकर चला जाता है। अगले दिन जेफ चार्ली के पास जाता है और पूछता है यार टीम से क्विट करने का क्या नौटंकी है, फर्स्ट टाइम मैं एलन को इतना परेशान देख रहा हूँ। चार्ली कहता है मरने से बेटर है परेशान होना। फिर बताता है मुझे भी विली पर डाउट है कि उसका स्पेशल सेंस है, पर ये नहीं पता कि क्या स्पेशल एबिलिटी है। उस नाइट मैंने उसे फॉलो किया था तो पता चला टोनी ने उसे यहाँ भेजा है। टोनी ने उसे ऑर्डर दिया है कि वो मुझे पकड़े और बाकी मुझसे जो भी कनेक्टेड है सबका निपटारा कर दे, इसलिए मैं किसी को खतरे में डालना नहीं चाहता। जेफ कहता है इसका मतलब अकेले प्रॉब्लम सॉल्व करके तुम हीरो बन रहे हो, लेकिन मान लो अगर तुम ही जिंदा नहीं रहोगे तो फिर कैसे जान पाओगे टोनी बाकी के साथ क्या करेगा। फिर जेफ घर आ जाता है जहाँ एलन उसका वेट कर रहा था। वो बहाना बना देता है कि गैरेज में ज्यादा काम था तो लेट हो गया। एलन भी माइंड नहीं करता। तभी वहाँ बेब आता है और बताता है कि चार्ली मुझे छोड़कर चला गया तो मुझे अकेले घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, क्या आज रात में यहाँ रह सकता हूँ? और जेफ से पूछता है क्या चार्ली से उसकी बात हुई है? वो झूठ कह देता है नहीं। फिर बेब उसे कहता है क्या तुम मेरी फ्यूचर देख सकते हो कि मैं और चार्ली साथ होंगे भी या नहीं? जेफ कहता है अभी मेरी पावर स्टेबल नहीं है तो सॉरी मैं नहीं देख सकता, और अंदर चला जाता है। एलन बेब से कहता है अरे कोई नहीं, तुमसे ज्यादा टेंशन में तो मैं हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह सुबह किम के प्लेस जाता है और उसे वापस टीम ज्वाइन होने कहता है, मगर किम कहता है मैं नंबर 1 रेसर बनना चाहता हूँ, बेब के साथ मैं नंबर 1 कभी नहीं बन पाऊंगा। फिर कहता है वैसे अगर तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो तो कुछ टाइम ब्रेक क्यों नहीं ले लेते?
एलन कहता है अगर कैप्टन ब्रेक ले तो टीम का क्या हाल होगा। तुम लोगों का क्या है, जब मन तब क्विट कर दिया, लेकिन मुझ पर पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उधर पीट केंटा को अर्जेंट बुलाता है। केंटा पूछता है कहीं रिसर्चर के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। पीट कहता है तुम्हें क्रिस पर भरोसा क्यों नहीं है। केंटा कहता है डुप्लीकेट चीज पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए और बुलाने का रीजन पूछता है, जहाँ पीट बताता है कि तुमने जो हार्ड ड्राइव दिया था मैंने डेटा रिकवर किया। मैं श्योर तो नहीं हूँ बट कविन नाम का एक एथलीट टोनी के एक्सपेरिमेंट का विक्टिम है। वो उसके लैब से भाग गया है मगर उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। केंटा कहता है ठीक है, उसके थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं देख लूंगा। इसके बाद वो किम के साथ कविन को ढूंढने जाता है, जहाँ कविन उन्हें देखकर भागने लगता है, इवन दोनों पर अटैक भी करता है। तो किम केंटा को ऐसे प्रोटेक्ट करता है कि दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। केंटा की हार्ट बीट तो एक पल के लिए फास्ट हो जाती है मगर फिलहाल वो रोमांस को साइड में रखता है और कविन को पकड़ लेता है, जहाँ उसे बस इतना इन्फॉर्मेशन मिल पाता है कि उसे एक बड़े से बिल्डिंग में टॉर्चर किया जा रहा था, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। केंटा कहता है आई थिंक मुझे पता है टोनी कहाँ हो सकता है। नेक्स्ट सीन एलन डिसाइड करता है कि चार्ली की जगह अब डीन रेसिन करेगा। इस बात पर बेब और नॉर्थ अग्री करते हैं तो डीन भी काफी खुश होता है कि एटलीस्ट उसे एक बार खुद को प्रूव करने का चांस मिल रहा है, मगर सोनिक इससे खुश नहीं होता। इसके बाद बेब जेफ से पूछता है क्या तुम और चार्ली मुझसे कुछ हाइड कर रहे हो। उसकी डरावनी शक्ल देखकर जेफ सब उगल देता है कि टोनी का नेक्स्ट टारगेट चार्ली है और उसके अराउंड जो भी रहेगा टोनी सबको मार डालेगा। नेक्स्ट सीन बेब चार्ली के प्लेस जाता है। चार्ली उसे देखकर शॉक्ड होता है। बेब कहता है मुझे सब पता चल गया, क्या तुम्हें लगता है तुम अकेले सब हैंडल कर लोगे। चार्ली चुप रहता है। बेब स्माइल करता है एंड उसे सेड्यूस करने लगता है, मगर हमारा चार्ली भाई साहब खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। बेब कहता है देखता हूँ कितनी देर होल्ड बैक कर सकते हो। चार्ली कहता है मैं बस चाहता हूँ सब कुछ स्टॉप हो जाए। अगर किसी के पास स्पेशल सेंस ही ना हो तो लाइफ कितनी स्टेबल रहेगी। बेब कहता है अच्छा ठीक है, अभी ना सही, पर एटलीस्ट मुझे अपनी लाइफ से दूर मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चार्ली कहता है पता है। फिर उनके बीच डीप किसिंग होती है। नेक्स्ट सीन बेब नहाकर निकलता है और चार्ली को फिर सेड्यूस करने में लग जाता है। उसे कहता है मेरा हेयर ड्राई कर दो। चार्ली भी करने लगता है मगर बेब तो मूड में था और फिर चार्ली का भी मूड बनाने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर दोनों अपना टाइम एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ एलन के गर्दन में अभी भी दर्द था तो वो चेकअप कराने हॉस्पिटल निकल जाता है, जिसके बाद जेफ को फ्यूचर दिखता है कि वो सब कुछ डबल देख पा रहा है एंड ये विजन रिसेंट का ही होता है। तो थोड़ी देर बाद उसे सच में सब कुछ डबल दिखने लगता है। वो एलन को कॉल करता है मगर वो डॉक्टर के पास था। फिर वो चार्ली को कॉल करता है मगर उनका भी तो सीन चल ही रहा था। फाइनली कुछ देर बाद एलन ने उसे कॉल बैक करता है तो वो बताता है कि मेरी हालत खराब होते जा रही है, मुझे सब डबल दिख रहा है। एंड देन वो अपनी कार आगे की कार से ठोक देता है। नेक्स्ट इन सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एलन चार्ली से पूछता है स्किल इरेजिंग ड्रग का होप कितना % है। फिर बेचारा अपने नेक इंजरी के लिए भी परेशान होता है। उन्हें बताता है कि डॉक्टर ने बोला है सर्जरी करनी होगी, लेकिन अभी कैसे करूं, जेफ की कंडीशन भी खराब है, प्लस टीम भी उस पर डिपेंडेंट है। बेब कहता है 4 दिन हॉस्पिटल में रह लोगे फिर भी टीम चल जाएगी, लेकिन यमराज के पास चले जाओगे तो टीम गया काम से। अब जैसा कि चार्ली के पास ऑब्जर्प्शन पावर थी तो जेफ की हालत और ज्यादा खराब ना हो, इसलिए चार्ली उसकी पावर ऑब्जर्व कर लेता है। रिजल्ट ये होता है कि चार्ली की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इवन अब तक से जो चार्ली पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो वेस्ट चला जाता है। क्रिस दोबारा एक्सपेरिमेंट शुरू से स्टार्ट करने की बात करता है मगर बेब अग्री नहीं होता क्योंकि सक्सेस रेट वैसे भी कम थी और अब ऊपर से चार्ली के पास डबल पावर थी। अगले दिन केंटा पीट से मिलता है और कहता है आज रात टोनी के लैब में चुपके से घुसने वाला हूँ, पर पीट इतना रिस्क लेने से मना कर देता है। उधर बेब चार्ली को घर ले आता है और एलन से कहता है आज मैं प्रैक्टिस स्किप करूंगा, मुझे चार्ली का टेक केयर करना है। चार्ली कहता है इस वक्त मैच भी इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें स्किप नहीं करना चाहिए। जेफ कहता है हाँ तुम सब जाओ, मैं चार्ली का केयर करने के लिए यहाँ हूँ। तभी वे दोनों फील्ड आ जाते हैं जहाँ सोनिक अब मैकेनिक्स का ड्यूटी अपने सर ले लेता है क्योंकि स्टाफ वैसे भी काफी कम थे। इधर चार्ली रेस्ट कर रहा था तभी वो फ्यूचर देखता है कि विली अब बेब के घर भी घुस चुका है और उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। उधर वे प्रैक्टिस कर ही रहे थे कि इसी बीच जेफ कॉल करके बताता है कि चार्ली अनकॉन्शियस हो गया है। ये सुनकर तुरंत बेब और एलन लैब पहुंच जाते हैं। जेफ बताता है कि वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जितना डेंजरस वो फ्यूचर देखेगा हालत उसकी उतनी खराब होगी। बेब पूछता है तो उसने क्या फ्यूचर देखा। जेफ बताता है विली तुम्हारे घर घुस रहा है। एलन कहता है ये कैसे पॉसिबल है। जेफ कहता है अगर उसने फ्यूचर देखा है तो ये डेफिनेटली होगा,
पिट कहता है पर अभी चार्ली की कंडीशन स्टेबल करना जरूरी है। क्रिस कहता है वो तो हो जाएगा, मगर सीरम ट्रायल करने के लिए शायद इसका बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ट्रायल होगा किस पर। जेफ का भी पावर जा चुका था। तब पीट कहता है अगर इनिग्मा पर ट्रायल हो सकता है तो मैं रेडी हूँ। लेकिन पीट की बॉडी सेल्स पर ड्रग का कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट इन क्रिस पीट को उसके प्लेस तक ड्रॉप करता है। तभी पीट को केंता का कॉल आता है तो मौका पाकर क्रिस उसका ऑफिस चेक करता है, जहाँ उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखती है। फिर वो तुरंत नीचे आ जाता है, मगर पीट को डाउट हो जाता है कि वो उसके रूम गया था। वो अपने पावर यूज करता है तो क्रिस समझ जाता है और पूछता है कि अपने पावर यूज कर रहे हो। पीट बात घुमाते हुए कहता है हाँ, चेक कर रहा था सीरम वर्क कर रहा है या नहीं। इसके बाद वो केंता से मिलता है, जहाँ केंता उसे एक की देते हुए बताता है कि ये की वे ने उसे दी थी। उसने कहा था टोनी के हिडन ऑर्गेनाइजेशन की ये चाबी है। दूसरी तरफ जेफ एलन से कहता है इतना हार्डवर्क मत करो, कुछ काम मुझे भी दे दो। एलन कहता है मैं हैंडल कर लूंगा, बस तुम चार्ज कर दो मुझे। जेफ उसे हक करके पूछता है हो गया है चार्ज। एलन कहता है 100% नहीं हुआ हूँ। तब जेफ उसे किस करता है, फिर हग। एलन कहता है कितना अच्छा होता ना हम ऐसा ही हक करके रहते। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि अभी वो सर्जरी के लिए रेडी नहीं है। दूसरी तरफ सोनिक ग्रुप डिनर में जाता है, जहाँ केवल नॉर्थ था। नॉर्थ कहता है चार्ली बेब के साथ है, जेफ एलन के साथ है। डीन को तुम देखना नहीं चाहते तो बस हम दोनों बचे। फिर बातों बातों में कहता है टीम में वैसा ही टेंशन चल रहा है, ऊपर से डीन को तुम अब तक से माफ नहीं किए हो तो ग्रुप में और भी अजीब वाइब्स बन रहा है। सोनिक कहता है एक बार उसने टॉनी के लिए काम करके इतना बवाल किया था, कैसे उस पर इजीली ट्रस्ट किया जा सकता है। नॉट तुरंत उसकी साइड लेने लगता है तो सोनिक कहता है तुम कब अपने डिसीजन के लिए सॉर होगे, ताकि सामने वाला बंदा उस हिसाब से रिएक्ट कर सके, और इरिटेट होकर चले जाता है। नेक्स्ट एंड केंता टोनी की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने के लिए मर रहा था। किम उसे रोकते हुए कहता है ऐसे एक्शन मत लो कि दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। केंता गुस्सा कर कहता है तुम रोकने वाले होते कौन हो। किम उसे फोर्सफुली किस करते हुए कहता है एटलीस्ट मेरी फीलिंग्स की केयर कर लो। केंता एकदम से शांत हो जाता है, फिर पूछता है क्या मेरे साथ चल रहे हो। किम कहता है हाँ। उधर नॉट डेन के पास जाता है और उसे पूछता है यार मैं इंडिसिसिव पर्सन हूँ क्या। डेन कहता है पक्का सोनिक ने तुम्हें ये कहा होगा, सच बताओ यार तुम दोनों फ्रेंड जोन को छोड़कर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। नॉट बोलता है बोलना इजी है यार, मगर क्या हो अगर वो मेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट ही ना करे। एटलीस्ट मैं फ्रेंडशिप खोना नहीं चाहता। डेन कहता है 2 साल बाद वो थाईलैंड वापस आया है, तुम्हारे पास सेकंड चांस है। हर किसी को सेकंड चांस नहीं मिलता, इसलिए बेटर होगा अपने दिल की सुनो। दूसरी तरफ क्रिस चोरी छुपे वे के प्लेस जाता है और कुछ ढूंढने लगता है, जहाँ उसे एक खजाना मिलता है। लेकिन वहाँ ऑलरेडी पीट प्रेजेंट था। वो डायरेक्ट पूछता है जब तुम वे को नहीं जानते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, किसने भेजा है तुम्हें। क्रिस बताता है जब मैं अमेरिका में था तब मैंने वे का रेसिंग देखा था। मैं काफी शॉक्ड हुआ और ये पता करने की कोशिश की कि हम सेम कैसे दिखते हैं, और फिर मुझे पता चला मैं टोनी के ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ। फिर मैंने ये पता करने की कोशिश करने लगा कि क्या वे भी मेरी तरह टोनी के ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। पीट उस पर अपने पावर यूज करता है तो पता चलता है वो सच कह रहा है। वहीं इधर चार्ली अब तक अनकॉन्शियस था। बेब कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद हमें विली का पावर दिखाया जाता है, जिसके पास टाइम को फ्रीज करने की पावर थी। दूसरी तरफ केंता और किम चोरी छुपे टोनी के लैब में इंटर करते हैं, और क्योंकि चोरी छुपे इंटर कर रहे थे तो ऑब्वियसली दोनों साथ साथ थे। पर इसी बीच जब दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं तो दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। खैर किसी तरह वे डेटा रिकॉर्ड स्टोरेज रूम पहुंचते हैं, जहां उन्हें विली का भी डेटा मिल जाता है। वे तुरंत कुछ एविडेंस लेते हैं फिर भाग निकलते हैं, मगर टोनी के आदमी से घिर जाते हैं। केंता किम से कहता है मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तुम भागो और सबको इन्फॉर्म करो, एंड खुद को पकड़वा लेता है। अगले दिन किम पीट को कॉल करके बताता है कि केंता वहाँ पकड़ा गया है, और ये भी बताता है कि विली के पास टाइम फ्रीज करने की पावर है। तुरंत वो बेब को कॉल करके ये बात बताता है। अब इससे पहले बेब कुछ करता वहाँ विली आ जाता है और टाइम फ्रीज कर देता है। पहले कमीना तो उसे किस करता है, फिर मारता है और फिर चार्ली को लेके रफू चक्कर हो जाता है। उधर केंता को टोनी के पास ले जाया जाता है। टोनी उसे पूछता है यहाँ क्या करने आए थे। तभी विली उसे कॉल करके बताता है कि मैंने चार्ली को पकड़ लिया है। टोनी कहता है उसे जिंदा मेरे पास ले आओ। उधर सब चार्ली के गायब होने पर हैरान थे। जेब सबको ये भी बताता है कि हमारी सेफ्टी के लिए चार्ली ने टीम से क्विट किया। बेब उसे चार्ली का लोकेशन ट्रैक करने कहता है, मगर चार्ली और विली दोनों का जीपीएस बंद था। तभी किम आकर बताता है कि मैं टोनी के लैब तक ले जा सकता हूँ, पर वहाँ से रिटर्न आने की गारंटी नहीं है क्योंकि केंता ऑलरेडी पकड़ा गया है।
फिर बताता है टोनी नॉर्मल बंदों में स्किल डेवलप करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब तक से सारे एक्सपेरिमेंट फेल रहे हैं, बट विली वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा है। जेफ कहता है जब टोनी नॉर्मल इंसान में पावर डाल सकता है फिर उसे चार्ली की क्या जरूरत है। क्रिस बताता है टोनी की ट्रायल ड्रग स्टेबल नहीं है और चार्ली की बॉडी में स्पेशल सेल्स हैं क्योंकि वो पावर ऑब्जर्व कर रहा है। लगता है वो चार्ली के सेल्स का यूज करके अपने ड्रग को इम्प्रूव करना चाहता हो। दूसरी तरफ विली चार्ली को अपने प्लेस में हाइड करके रखता है। चार्ली कहता है तो मुझे टोनी को हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे, कहीं तुम टोनी से कुछ छुपा तो नहीं रहे। विली कहता है स्मार्ट हो और बताता है कि टोनी ने उसके खोपड़ी में एक चिप डाला हुआ है जिसका बटन टोनी के पास है और वो जब चाहे उसे उड़ा सकता है, इसलिए मजबूरन उसे उसकी बात माननी पड़ती है। चार्ली कहता है मे बी पीट का लैब इसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। विली कहता है सब बकवास है, कोई फायदा नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया है मगर मुझे कंट्रोल करने का पावर बस टोनी के पास ही है, इसलिए अब मैं तुम्हारा यूज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे मेरा नॉर्मल लाइफ वाला फ्रीडम चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उधर विन टोनी को बताता है कि विली का जीपीएस ट्रैक नहीं हो रहा है। टोनी उसे कहता है अब उन दोनों को किसी भी हालत में तुम उन्हें लेके आओ। तब वो केंता के पास जाता है और उस पर गुस्सा निकालता है कि अगर मैं उन दोनों को नहीं ढूंढ पाया तो टोनी मुझे यमराज के पास भेज देगा और उसके मुंह पर मास्क पहना देता है। फिर गार्डन के लिए एक आदमी को छोड़कर बाकी सबको ले जाता है। तब केंता उस आदमी का हिसाब किताब करके उसे बेहोश कर देता है, फिर उसकी जगह उसे लटकाकर उसका ड्रेस पहनकर मस्त वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बेब कहता है हमें चार्ली को ढूंढना चाहिए। पीट कहता है केंता ने मैसेज किया है, विली चार्ली को लेकर टोनी के पास नहीं गया है, तो फिलहाल हमें केंता की और इन्फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए। बेब कहता है लेकिन विली ने चार्ली को अपने पास क्यों रखा है। पीट कहता है हो सकता है वो टोनी से कुछ नेगोशिएट करना चाहता हो। इसके बाद जेफ ट्रैफिक कैमरास को ट्रैक करके विली की कार का लोकेशन निकालता है कि वो कौन से रूट से गया है, बट ये उतना भी क्लियर नहीं था इसलिए समझना मुश्किल था। पीट कहता है हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, अगर विली को चार्ली से फायदा होने वाला है तो वो उसे एटलीस्ट अभी मारेगा नहीं। मगर बेब के पास इतना पैसेंस नहीं था, वो खुद ही ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ विली टोनी से कहता है अगर चार्ली जिंदा चाहिए तो मेरी खोपड़ी से चिप निकालना होगा, वरना मैं अपने साथ साथ इसे भी ले मरूंगा। उधर सब परेशान थे। एलन सबको घर जाकर रेस्ट करने कहता है तो सब चले जाते हैं। क्रिस पीट से कहता है तुमने सबको बताया क्यों नहीं कि मैं टोनी का खून हूँ। पीट कहता है अभी वैसे भी सब टेंशन में है, बाद में बताना सही रहेगा। क्रिस कहता है क्या बाद में वे सब ओके होंगे। पीट कहता है शायद नहीं, पर उन्हें ये जानना होगा कि तुम टोनी की साइड नहीं हो। क्रिस पूछता है तुम्हें भी अब मुझ पर डाउट होने लगा है ना, तुम मुझसे नफरत करने लगे हो क्योंकि मैं टोनी का बेटा हूँ। पिट कहता है कह नहीं सकता, पर अगर मेरा भरोसा जीतना चाहते हो तो प्रूव करके दिखाओ। इधर बेब काफी टाइम भटकने के बाद वापस आता है और बताता है कि उसे कोई क्लू नहीं मिला वो कहाँ है। एलन उसे कंसोल करता है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ केंता उनका ही आदमी बनकर इधर उधर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहाँ उसे विन से ही पता चलता है कि वो विली के साथ चार्ली का ट्रेड करने वाले हैं, वो भी ऑन द फील्ड। ये इन्फॉर्मेशन वो पीट को दे देता है और वापस उस आदमी के जगह जाकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी छटपटा रहा था तो विन गुस्सा से 2-4 पंच मार देता है, फिर देखता है कि ये तो केंता है ही नहीं। वो सबका मार्क्स हटाने कहता है और एक बार फिर केंता पकड़ा जाता है। अगले दिन एलन को हॉस्पिटल से कॉल आता है, मगर जेफ पिक करता है तो उसे एलन की सर्जरी के बारे में पता चलता है। वो एलन से कहता है तुमने ट्रस्ट की बात की थी, फिर मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों हाइड की। एलन कहता है डोंट वरी, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाए फिर मैं सर्जरी करा लूंगा। अगले दिन क्रिस को डिस्ट्रैक्ट देखकर कॉलिग पूछते हैं क्या बात है। क्रिस बताता है कोई मुझ पर ट्रस्ट करता था, अब नहीं करता है तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। वे कहते हैं उसका ट्रस्ट जीतकर अपने आप को प्रूव करो। नेक्स्ट दिन पीट सबको बताता है कि विली आने वाले मैच में चार्ली को ट्रेड करने वाला है, वो भी ऑन द फील्ड। रेस्क्यू टीम में टोनी का मेंबर होने वाला है और वे ट्रैक चेंज करके सिचुएशन को अंजाम देने वाले हैं। नॉर्थ कहता है नो मैटर, टोनी चार्ली को किसी भी कीमत पर पाना चाहता है, इसलिए हमें बस उसके आदमियों से निपटना है। फिर सब अपना प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में किम केंता के लिए वरीड होता है। वही सोनिक एलन से कहता है तुम डिन को रेस के लिए कैसे बोल सकते हो, वो भरोसे के लायक नहीं है। मगर एलन कहता है सेकंड चांस सभी डिजर्व करते हैं और उसे ज्यादा ओवरथिंक करने नहीं कहता है। बाद में डीन सोनिक से कहता है मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, मगर मैं अपने आप को प्रूव करके रहूंगा। इधर क्रिस पीट से कहता है मुझे तुम्हें फेस टू फेस कुछ क्लियर करना है, भले ही टोनी मेरा रियल डैड है मगर मैं उस जैसे आदमी के लिए काम नहीं करता, ना करूंगा। पीट कहता है जानता हूँ, अगर तुम उसकी साइड होते तो मेरा लैब ज्वाइन ही नहीं करते। क्रिस कहता है ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या मुझ पर अपनी पावर यूज नहीं करोगे, मैं सच कह रहा हूँ या नहीं।
पीट कहता नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। उधर बेब दुखी आत्मा बनकर बैठा हुआ था। जेफ आकर कहता है, तुम्हारा इंसोम्निया वापस आ गया है ना, तुम्हारे हैंड चेक कर रहे हैं। बेब कहता है, क्या तुमने कभी मेरा और चार्ली का फ्यूचर देखा है? क्या बता सकते हो हम साथ होंगे या नहीं? जेफ कहता है, तुम दोनों के बारे मैंने कोई विजन नहीं देखा है, मगर मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। तुम दोनों चाहो तो कुछ भी चेंज कर सकते हो। सीन चेंज होता है और आज फाइनल मैच था। प्लान दोनों पार्टी का प्रॉपरली बना हुआ था। विली और टोनी का प्लान था बीच रेस में मीटिंग करना, यानी टोनी के एक आदमी से जो उसकी खोपड़ी की चिप निकाल सके। वहीं बेब की टीम का प्लान था विली के प्लान को चौपट करना और उल्टा उसी को किडनैप करना, एंड इसमें वे सक्सेस भी हो जाते हैं। बेब जैसा ही विली को पकड़ता है, पहले उसे 2-4 घुसा मारकर भड़ास निकालता है। डिन कहता है, इसे बाद में मारते रहना, पहले यहाँ से इसे ले जाओ, मैं टोनी के आदमियों को हैंडल करता हूँ। बेब विली को लेकर चला जाता है। वहीं डिन विन को रोकने के लिए अपनी कार उसकी कार से ठोक देता है। नेक्स्ट इन टोनी विन से कहता है, इस बार भी तुम मेरा प्लान चौपट कर दिए, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। विन अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, बस एक चांस और दे दो, मैं गलती नहीं करूंगा। टोनी कहता है, ठीक है, लास्ट चांस दे रहा हूँ, डू और डाई। दूसरी तरफ बेब विली के साथ वहां पहुंचता है जहां विली ने चार्ली को किडनैप कर रखा था। चार्ली बेब को बताता है कि ये मुझे टोनी के हवाले करके अपनी फ्रीडम चाहता है, क्योंकि इसकी खोपड़ी में टोनी ने चिप लगाया है जिसके थ्रू वो इसे कंट्रोल और ट्रैक करता है। बेब चार्ली को हक कर लेता है, फिर यहाँ से जल्दी चलने कहता है क्योंकि टोनी के आदमी पीछे थे। वो विली से कहता है, तुम्हें भी ले जाऊंगा, इतनी जल्दी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसके बाद क्रिस उसकी खोपड़ी चेक करता है और बताता है कि यहाँ ट्रांसमीटर फिट किया गया है। इधर एलन डिन के लिए परेशान था क्योंकि उस ब्लास्ट के बाद डिन की बॉडी गायब थी। सबको लग रहा था कि डिन मर चुका है, मगर एलन मानने को रेडी नहीं था। चार्ली एलन से कहता है, सॉरी, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, जिस पर एलन उसे खुद को दोष देने नहीं कहता है। अगले दिन सोनिक अपने पेरिस वाले किसी फ्रेंड को कॉल करके बताता है कि अभी यहाँ उनका एक फ्रेंड मिसिंग है, उसके मिलने के बाद ही वो पेरिस जाएगा। ये सुनकर नॉर्थ कहता है, डिन के लिए रुक रहे हो? वो कहता है, हाँ, आई थिंक गलती मेरी है, मुझे उस पर डाउट था और मैंने उसे प्रूव करने कहा था, शायद इसलिए उसने अपनी जान रिस्क में डाली ताकि वो सबका ट्रस्ट जीत सके। मुझे गिल्ट फील हो रहा है। नॉर्थ उसे हक करता है और कहता है, कोई नहीं चाहता है ऐसा हो, और उसे कंफर्ट फील कराते कराते किस कर लेता है। उधर विन डिन को टोनी के पास ले गया था जहां उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी एंड वो कोमा में भी था। टोनी कहता है, अच्छा है, जब तक इसकी सांसें चल रही है ये हमारे लिए यूजफुल है। एंड विन को नेक्स्ट एक काम देते हुए कहता है, अगर इसमें गड़बड़ी की तो इससे पहले तुम ऊपर जाओगे। नेक्स्ट एंड चार्ली अपना मैचिंग रिंग बेब को देते हुए कहता है, क्या तुम इसे मुझे दोबारा पहना सकते हो? मैं इसे अब कभी नहीं उतारूंगा। बेब खुश होकर रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को लव यू कहते हैं। फिर वे अपना टाइम एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बेब चार्ली को फ्रूट सर्व करता है और कहता है, अब तक से तुम मेरा केयर करते थे, अब मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। चार्ली कहता है, एक बार ये सब कुछ लफड़ा खत्म हो जाए फिर हम कहीं ट्रिप पर चलेंगे। बेब कहता है, यू मीन हनीमून? चार्ली कहता है, हाँ, कुछ ऐसा ही। बेब कहता है, ऑनेस्टली कहूँ तो अभी इतना दूर तक मैंने सोचा नहीं है। फिलहाल मैं चाहता हूँ इसके लिए रेजिंग सीरम जल्दी बन जाए और टोनी से हमें छुटकारा मिल जाए। तो अभी ये जानना ज्यादा जरूरी है कि वो मरने के बाद जिंदा कैसे हुआ। कुछ तो ऐसा ऑप्शन होगा जिससे उसे परमानेंटली यमराज के पास भेजा जा सके। चार्ली कहता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? टोनी इमॉर्टल है। बेब कहता है, इम्पॉसिबल। स्पेशल एबिलिटी को इनहेंस किया जा सकता है, मगर इतना नहीं कि कोई अमर हो जाए। दूसरी तरफ नॉर्थ सोनिक से कहता है, तुम्हें नहीं लगता है हमारी केमिस्ट्री डिफरेंट है? मतलब कि कल हमारे बीच किसिंग हुई, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? सोनिक कहता है, तुम्हें पता है तुम बैल बुद्धि हो, इसलिए हमारी केमिस्ट्री आगे बढ़ी नहीं रही और इसी रीजन से मैं पेरिस चला गया ताकि तुमसे मूव ऑन कर सकूं, बट दोबारा आने के बाद पता चला मैं मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा। तब नॉर्थ कहता है, आई लाइक यू। ये सुनकर सोनिक के फेस में बल्ले बल्ले वाली एक्सप्रेशन आ जाती है और कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम कभी एक्सप्रेस कर पाओगे। नॉर्थ कहता है, तो अब बताओ, पेरिस अभी जाना चाहते हो? सोनिक स्माइल करते हुए कहता है, जाना तो पड़ेगा, डिग्री कंप्लीट करना है, पर तब तक हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। एंड उसके चिक पर किस करता है। नॉर्थ भी खुश, वो भी खुश और हम भी खुश। इधर टोनी बेब को याद करता है कि किस तरह बेब उसका इकलौता फेवरेट चाइल्ड था और उसके चले जाने पर उसे सबसे ज्यादा दुख हुआ था। नेक्स्ट सीन चार्ली क्रिस से कहता है, इसके लिए रेजिंग सीरम बनाने के लिए मेरे पास एक और आइडिया है। विली ही एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर टोनी का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है, तो अगर हम विली के सेल्स को एनालाइज करें और उसका रिवर्स एक्सपेरिमेंट करें तो शायद इरेजिंग ड्रग बन सकता है। क्रिस कहता है, हाँ, मे बी ये वर्क कर सकता है। इसके बाद वे जबरन विली का थोड़ा ब्लड सैंपल लेते हैं। नेक्स्ट इन विन एलन से मिलता है और डीन की फोटो दिखाते हुए कहता है, वो जिंदा है, टोनी के कब्जे में है।
अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो टोनी का एक छोटा सा काम करना होगा। चार्ली का बस इतना सा ब्लड सैंपल देना होगा। एलन स्टार्टिंग में मना करता है, मगर विन कहता है, अरे बेवकूफ, सोच के देखो, थोड़े से ब्लड सैंपल से सबकी जान बच सकती है। टोनी ने कहा, अगर ऐसा करोगे तो वो किसी भी एक्स हंटर मेंबर को नहीं मारेगा। बेचारा सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। नेक्स्ट दिन आज उसका डॉक्टर अपॉइंटमेंट था। जेफ भी उसके साथ जाना चाह रहा था, मगर एलन मना करता है कि नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, मैं बस विजिट करके आ जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं एलन तो टोनी के पास जाता है और उसका डील एक्सेप्ट करने के बदले कंडीशन रखता है कि उस पर स्किल इनहेंस ड्रग इंजेक्ट किया जाए जो उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ा सके। टोनी मान जाता है। उधर जेफ एलन को कॉल करता है, मगर उसका कॉल नहीं लगता। इधर चार्ली और बेब मस्त गाड़ी वाड़ी की सफाई कर रहे थे। तभी चार्ली फ्यूचर देखता है कि टोनी अगेन किसी पर अपना स्किल इनहेंस ड्रग एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो बेब को बताता है कि टोनी एक और स्पेशल पावर वाला बंदा क्रिएट कर रहा है। वहीं उधर एलन पर स्किल इनहेंसिंग ड्रग इंजेक्ट किया जाता है और फॉर्चुनेटली विली की तरह ये भी सक्सेसफुल रहता है। तो अब उसके अंदर पहलवानों वाली ताकत आ जाती है। मगर जैसा कि टोनी सभी को कंट्रोल कर सकता था तो उसे भी करता है और कहता है, पावर मिल गया, इसका ये मतलब नहीं कि अपनी मर्जी की करने लगो। तुम्हारी खोपड़ी में चिप है जो अपनी मर्जी से निकाल भी नहीं सकते, इसलिए बेटर होगा अपना डील पूरा करो। इधर हॉस्पिटल से जेफ को कॉल आता है तो पता चलता है कि एलन डॉक्टर अपॉइंटमेंट में आया ही नहीं है। ये जानकर वो काफी वरीड होता है और सबको इन्फॉर्म करता है तो सब उसके घर आ जाते हैं। कुछ देर में एलन भी पहुंचता है और अपना झूठा मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है, मैं दूसरी जगह चेकअप के लिए गया था। रिपोर्ट देखकर सब यकीन भी कर लेते हैं, मगर यहाँ किम उसके मुंडी में इंजरी नोटिस कर लेता है। इसके बाद पीट सबको बताता है कि क्रिस ने विली का ब्लड टेस्ट किया, मगर उसकी सेल्स काफी अबनॉर्मल है। अगर हमें उसके ड्रग के बदले थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो अच्छा होगा। बेब कहता है, क्यों ना जिस पर ड्रग एक्सपेरिमेंट हुआ है उसे से पूछा जाए। इसके बाद सब विली से पूछताछ करने लगते हैं कि टोनी ने तुम्हारे में क्या इंजेक्ट किया था, कुछ तो आइडिया होगा तुम्हें। विली अलग ही एटीट्यूड में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सब इरिटेट होते हैं, मगर पीट काफी कामली कहता है कि अगर तुम हमें बताओगे तो बहुत से मासूम लोग की जान बच सकती है। विली कहता है, मैं क्यों हेल्प करूं, कौन से मेरी कोई हेल्प कर रहा। तब चार्ली कहता है, तुम्हें पता है ना हम इसके लिए रेजिंग ड्रग बना रहे हैं, अगर ये बन पाया तो ऑब्वियसली तुम्हारी भी हेल्प होगी। तब विली उन्हें बताता है कि टोनी हर एक्सपेरिमेंट में अपना ब्लड इंजेक्ट करता था। चार्ली कहता है, इसका मतलब हो सकता है टोनी की पावर सेल्स रिजेनरेट करने की हो। क्रिस कहता है, कहना मुश्किल है, पहले हमें उसका ब्लड टेस्ट करना होगा तभी पता चल पाएगा। अगले दिन हम बेब को काफी परेशान देखते हैं। चार्ली उसे कहता है, आई नो जो हो रहा है उस वजह से स्ट्रेस में हो, पर ज्यादा स्ट्रेस मत लो। बेब कहता है, नहीं ले रहा, वैसे भी हम सब फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ हैं और अब तो मैं भी तुम्हारे इस स्किल इरेजिंग ड्रग को बनाने की सपोर्ट में हूँ, मगर टोनी का ब्लड सैंपल मिल पाना सबसे डिफिकल्ट काम है। चार्ली कहता है, हम होप तो नहीं खो सकते। फिर कहता है, थैंक्स मेरे साइड रहने के लिए। बेब स्माइल करता है और कहता है, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साइड रहूंगा। फिर उसे किस करता है। इसके बाद मूड तो बना ही था तो दोनों शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन एलन पावर पाके अब पूरा रेसिंग करता है। जेफ कहता है, मैंने इतना खुश तुम्हें कभी नहीं देखा, ऐसा लग रहा है अगर तुम ट्रैक पर रेस करोगे तो जीत तुम्हारी होगी। बेब कहता है, फिर तो मेरे और तुम्हारे बीच कड़क कंपटीशन होगा। एलन कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो कोच ही ठीक हूँ। फिर वो अचानक जेफ को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जेफ भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद बाकी सब उनकी टांगे खींचते हैं और कुछ देर के लिए टेंशन वेंशन साइड में रखकर सब चिल करते हैं। नेक्स्ट इन पीट विली से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला तुम टोनी से कनेक्टेड हो। विली बताता है, मैं जानता था, मुझे यूएस के किसी कपल ने अडॉप्ट किया है। बड़े होकर मेरा एक थाई फ्रेंड बना, हम काफी क्लोज थे, लेकिन थाईलैंड रिटर्न आकर उसने टोनी का ग्रुप ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर उसके बारे पता लगाते लगाते मुझे वे के बारे पता चला कि वो मेरा हमशक्ल है। मैंने इस बारे पता किया तो पता चला हम दोनों टोनी के टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पैदा हुए थे, पर वे जैसी मेरी कोई पावर नहीं थी, इसलिए शायद टोनी ने मुझे अपने पास नहीं रखा। पिट कहता है, मुझे पता है तुम भी टोनी से नफरत करते हो। हम पास्ट को चेंज तो नहीं कर सकते पर फ्यूचर कर सकते हैं। तुम्हारे बॉडी में टोनी का खून है तो इसका सही यूज किया जा सकता है। फिर उनका किसिंग सीन शुरू हो ही रहा था कि किम कबाब बनकर आ जाता है। लिटरली यार, सीरीज में सब नेहा कक्कर के गाने को फॉलो करते हैं, कुंडी नहीं खड़काते हैं, सीधे अंदर आते हैं। किम पीट को बताता है कि मैंने एलन की खोपड़ी में वही मार्क देखा है जो विली की खोपड़ी में है। शायद वो टोनी से मिलने गया था। पीट को यकीन नहीं होता। वो कहता है, एलन तो लॉयल है, वो ऐसा नहीं कर सकता। किम कहता है, सोच के देखो, कल तक वो अपनी गर्दन के लिए परेशान था और वापस आते ही एकदम ठीक हो गया है। फिर किम पूछता है, केंता के बारे में कोई खबर मिली या नहीं। पीट कहता है, कोई न्यूज नहीं मिली है, पर वो ठीक ही होगा।
किम गुस्से में कहता है उसने तुम्हारे लिए अपनी जान रिस्क में डाली और तुम सिर्फ वेट कर रहे हो। अगले दिन फाइनल रेस स्टार्ट होती है जिसमें ऑब्वियसली बेब विनर होता है। नॉट सेकंड और चार्ली थर्ड। सब काफी खुश होते हैं और जीत सेलिब्रेट करते हैं। बाद में बेब शावर लेकर निकलता है तो देखता है चार्ली दोबारा रेस के लिए रेडी हो रहा है। बेब उसे कहता है फिर से रेडी क्यों हो रहे हो, रेस तो खत्म हो गया। नाइट में सब पार्टी सार्टी करते हैं जहाँ बेब जेफ से कहता है रिसेंटली चार्ली कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, वो चीजें भूलने लगा है। जेफ कहता है शायद उसके बॉडी में डबल पावर होने का ये साइड इफेक्ट है, इसलिए हमें इसके लिए रेजिंग ड्रग बनाने की स्पीड बढ़ानी होगी। नेक्स्ट इन आधी रात में एलन चुपके से टोनी के पास जाता है। वहीं हम देखते हैं किम उस पर नजर रखे हुए था। इधर एलन टोनी के पास जाता है तो देखता है केंता भी यहाँ लॉक है और डीन भी कोमा में ही है। टोनी उसे 3 दिन का टाइम देता है और धमकी देता है कि अगर 3 दिन में ब्लड सैंपल नहीं दिए तो तुम्हारे सभी टीम मेंबर को एक साथ यमराज के पास पहुंचा दूंगा। फिर वो घर आ जाता है जहाँ किम उसे कहता है मैंने सब कुछ देख लिया, मतलब तुम टोनी के लिए काम कर रहे हो। एलन कहता है डीन और केंता जिंदा है, मैं उन्हें बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ और अगर तुम केंता को बचाना चाहते हो तो मेरी हेल्प करो। केंता के लिए किम रेडी हो जाता है। केंता के लिए किम उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है। नेक्स्ट इन क्रिस सबको बताता है कि वो टोनी का टेस्ट ट्यूब चाइल्ड है। ये जानकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। क्रिस कहता है मगर वे से मैं कभी नहीं मिला हूँ, ना ही मेरे पास कोई पावर है। फिर कहता है सीरम बनाने के लिए अगर टोनी के ब्लड की जरूरत है तो शायद मेरे ब्लड से भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। पीट बेब से कहता है लेकिन इसके लिए क्रिस के ब्लड चार्ली के ब्लड में इंजेक्ट करनी पड़ेगी। सब थोड़े वरीड होते हैं मगर चार्ली कहता है मैं ट्रायल के लिए रेडी हूँ। बेब थोड़ा डरता है मगर फिर मान जाता है। इसके बाद पीट बेब को बताता है कि एलन टोनी के लिए काम कर रहा है। सुनकर बेब को यकीन नहीं होता। इधर चार्ली लैब में भटक जाता है। उसे याद ही नहीं आता है कि वो यहाँ क्यों आया है और किसके साथ आया है। तभी पीछे से एलन आकर उसे पकड़ लेता है। एट द टाइम चार्ली एक और फ्यूचर विजन देखता है और बेहोश हो जाता है। एलन उसका ब्लड सैंपल ले लेता है और फिर उठाकर उसे सबके पास ले जाता है। थोड़ी देर में चार्ली को होश तो आता है मगर अब वो गजनी बन चुका था। जेफ को छोड़कर वो किसी को पहचान नहीं पाता है, इवन बेब को भी नहीं। जेफ बताता है कि ये बेब है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। चार्ली याद करने की कोशिश करता है मगर उसकी हालत और खराब होने लगती है। क्रिस सबको बताता है कि उसकी पावर लिमिट से ज्यादा यूज हो रही है, इसलिए उसकी कंडीशन इतनी खराब हुई। अब क्योंकि चार्ली सिर्फ जेफ को पहचान रहा था तो ऐसे में वो बेब के साथ कैसे रहता, इसलिए जेफ भी साथ रहने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट इन एलन किम के साथ टोनी के प्लेस निकल जाता है। वही बेब चार्ली के पास ही रहता है। चार्ली की नींद खुलती है तो वो बेब से कहता है क्या हम सच में बॉयफ्रेंड्स हैं। बेब कहता है हाँ, देखो हमने मैचिंग रिंग्स भी पहनी है। चार्ली कहता है पर मुझे कुछ याद नहीं। बेब कहता है कोई नहीं, मैं तुम्हें हमारी स्टोरी एक एक करके बताऊंगा जब तक तुम्हें याद ना आ जाए, और तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ। फिर उसे इजी फील कराता है। दूसरी तरफ एलन टोनी को ब्लड सैंपल देता है। अब ये कंफर्म होने के बाद कि वो चार्ली का ही ब्लड है, टोनी एलन को कंट्रोल करता है और कहता है एक ब्लड सैंपल के लिए मैं केंता और डीन को तो नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा, कुछ भी करके बेब को मेरे पास ले आओ। एलन कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो। टोनी कहता है इतना इजीली तुम मुझसे भाग नहीं सकते। फिर उसे डीन से मिलने दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेफ घर पहुंचता है तो एलन को नहीं पाता। तभी एलन बाहर से आता है और एक अच्छा सा एक्सक्यूज बना देता है कि वो सुबह सुबह बाहर गया था। जेफ भी और माइंड नहीं करता। दूसरी तरफ बेब चार्ली को अपने घर ले जाता है और एक एक चीज बताता है कि यहाँ हम ये करते थे, वो करते थे, यहाँ तुम्हारा वर्क टेबल था, ये किचन था जहाँ तुम खाना बनाते थे। वही चार्ली उसे उसके नाम से नहीं बुला रहा था तो बेब को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। वो चार्ली से कहता है क्या तुम मुझे फीबे बुला सकते हो। चार्ली कहता है ओके। फिर उसकी ट्रॉफी देकर कहता है लगता है तुम बहुत बड़े रेसर हो। बेब बताता है कि तुम भी रेसर हो। ये सुनकर चार्ली को यकीन नहीं होता और पूछता है पहले मैं कैसा था। बेब उसे वैसे ही फ्लर्ट करता है जैसे पहले करता था ताकि कुछ याद आ जाए, मगर उसे तो कुछ भी याद नहीं आता। तब बेब उसे उसका रेसिंग ग्लव्स पहनाता है और कहता है यकीन हुआ तुम भी रेसर हो। अगले दिन बेब उसे गैराज ले जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। फिर उसकी कार दिखाते हुए कहता है इसमें तुम प्रैक्टिस करते थे। चार्ली यहाँ भी प्रैक्टिस करके काफी खुश होता है और अचानक उसे डार्लिंग कर बुलाता है
जो वो हमेशा बुलाया करता था। बेब तुरंत पूछता है, क्या तुम्हें सब याद आ गया? चार्ली कहता है नहीं, अचानक दिमाग में ये वर्ड आया तो बोल दिया। जेफ बेब से कहता है कोई नहीं, भले ही गजनी बना हुआ है लेकिन इसका बॉडी याद करने की कोशिश तो कर रहा है। इसके बाद चार्ली जेफ से पूछता है कि आज रात में तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? बेब के घर में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। बेब को बुरा लगता है पर वो मान जाता है। एलन बेब से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? बेब कहता है हाँ, मैं चार्ली की याददाश्त वापस लाने के लिए गिव अप नहीं करने वाला। जो भी करना पड़े करूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। एलन उसे कंफर्ट फील कराता है। तभी बेब एलन के सर की इंजरी देख लेता है मगर कुछ कहता नहीं। उधर जेफ चार्ली से कहता है, बेब सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैं झूठ नहीं बोल रहा और तुम उसे इस तरह स्ट्रेंज फील करा के हर्ट कर रहे हो। चार्ली कहता है पर मुझे कुछ याद नहीं। जेफ कहता है तुम खुद सोचो, क्या तुम्हें उसके साथ सेफ फील हो रहा है या नहीं? चार्ली कहता है हो तो रहा है और कोशिश भी कर रहा हूँ कि मेरी याद वापस आ जाए। नेक्स्ट दिन बेब घर जाता है तो चार्ली उसके लिए डिनर बना रहा था। बेब कहता है खाना क्यों बना रहे हो, कुछ ऑर्डर कर लेते बाहर से। चार्ली कहता है पता नहीं, शायद ये मेरी पुरानी हैबिट है। फिर वो बेब को खाना सर्व करता है जो बेब का फेवरेट फूड था। ये देखकर बेब काफी खुश होता है कि भले ही उसकी याद चली गई है मगर उसके माइंड को याद है कि बेब का फेवरेट क्या है। चार्ली कहता है क्या मेरी मेमोरी वापस लाने में मेरी हेल्प करोगे? बेब कहता है हाँ एंड देन उसे किस करता है। दूसरी तरफ चार्ली के ब्लड से उन्हें सीरम बनाने में काफी फायदा हो रहा था तो टोनी विन को ऑर्डर देता है कि चार्ली को पकड़ के यहाँ ले आओ। विन कहता है लेकिन अगर हम उसका ब्लड वैसे ही यूज करते रहे तो वो बचेगा ही नहीं। टोनी कहता है जिंदा रहने उतना ब्लड रहेगा भाई, बाकी हम यूज करेंगे क्योंकि अब वो मेरा पैसा छापने वाला मशीन बन चुका है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वो केंता पर ट्रायल करता है और केंता भी इस एक्सपेरिमेंट में सरवाइव कर जाता है। उधर एलन किम से बात कर रहा था कि टोनी ने उन दोनों को अब तक से नहीं छोड़ा है मगर डोंट वरी वे सेफ है। बेब उसकी बात सुन लेता है और कहता है तो सच में तुम टोनी के लिए वर्क कर रहे हो? उसे क्या डील किया है, सच सच बताओ। एलन बताता है चार्ली का ब्लड। उसने कहा था वो ब्लड सैंपल के बदले केंता और डिन को छोड़ देगा। मैं सबको बचाना चाहता था इसलिए मैंने दे दिया। बेब पूछता है और तुम्हारे साथ उसने क्या किया है? एलन कहता है मैंने खुद उसे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने को कहा क्योंकि मुझे अपनी बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए थी, पर डोंट वरी ये सब मेरी वजह से स्टार्ट हुआ है तो मैं ही खत्म करूंगा। इधर टोनी कुछ बिजनेसमैन को केंता का पावर दिखाता है और उसका पावर था उसे कितना भी मारो उसकी इंजरी यूं रिकवर हो जाती थी। अगले दिन बेब टेंशन में ड्रिंक कर रहा था, तब चार्ली आकर उसे ड्रिंक करने से मना करता है। बेब कहता है पता है हमारे बहुत सारे फ्यूचर प्लान थे मगर पता नहीं अब वो सब पूरा होगा भी या नहीं। चार्ली कहता है ऐसे बोल रहे हो जैसे हम साथ होंगे ही नहीं। बेब कहता है साथ तो होंगे लेकिन अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। कुछ देर बाद वो सो जाता है तो चार्ली उसे उड़ा देता है। फिर वो अपने डेस्क पर जाता है जहाँ उसे एक नोट मिलता है जिसमें उसके लैपटॉप का पासवर्ड लिखा था। वो लैपटॉप ओपन करता है तो उसे अपना ही एक वीडियो मिलता है जिसमें वो कह रहा था तुम चार्ली हो, तुम एक अल्फा हो और तुम्हारे में स्पेशल पावर है। जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तब तक सब कुछ भूल चुके होगे, लेकिन जो भी हो तुम्हें अपना मिशन जरूर पूरा करना होगा स्किल इरेजिंग सीरम बनाकर, ताकि सब नॉर्मल लाइफ जी सके। और एक्स हंटर टीम को तो मत भूलना, खासकर बेब को। कुछ भी हो जाए तुम्हें उसकी प्रोटेक्ट करनी है। अगले दिन पीट सबको वो की दिखाता है जो उसे केंता ने दिया था। वो बताता है कि ये की वे ने केंता को दिया था, शायद इसके जरिए हमें कुछ खुफिया जानकारी मिल सकती है। सोनिक आइडिया देता है कि चार्ली की विजन पावर से पता लगाया जाए कि ये चाबी किस चीज की है। बेब मना करता है क्योंकि वैसे भी चार्ली अनस्टेबल कंडीशन में था, लेकिन चार्ली रेडी हो जाता है। फिर चार्ली अपने विजन से देखता है कि ये चाबी तो वही खजाने की है जो वे के घर में है। तुरंत सब वे के प्लेस पहुंचकर खजाना ओपन करते हैं, जहां उन्हें टोनी का एक फाइल मिलता है जिसके जरिए उन्हें उसका सीक्रेट पावर पता चलता है कि वो खुद को पुनर्जीवित कर सकता है। दूसरी तरफ एलन टोनी के पास जाता है और कहता है अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। टोनी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है मगर एलन ट्रिकली उसे चाकू से मार डालता है, लेकिन टोनी दोबारा जिंदा हो जाता है। उधर क्रिस बताता है कि टोनी के इस पावर की भी लिमिटेशन है। अपने पल्स स्टॉप होने से पहले अगर वो अपनी ही ब्लड निकल ले तभी बच सकता है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अगले दिन टोनी बेब के घर जाता है। चार्ली तो उसे नहीं पहचान पाता है तो टोनी बेब से कहता है इसे क्या हो गया है। खैर जो हुआ है सो हुआ है। तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, तुम और चार्ली मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे किसी भी फ्रेंड को नहीं मारूंगा। और उसे सोचने का कुछ टाइम देकर चला जाता है। इसके बाद बेब सभी को टोनी का प्रपोजल बताता है। जेफ जानकर हैरान होता है कि एलन टोनी के कब्जे में है। किम बताता है कि टोनी के कब्जे में वो खुद कैप्चर होने गया था और उसका और टोनी का डील भी बताता है कि डिन और केंता को बचाने के लिए उसने चार्ली का ब्लड सैंपल दिया।
बेब जेफ को ये भी बताता है कि वो कोई ट्रीटमेंट करके सही नहीं हुआ है, उसने टोनी का इनहेंसिंग ड्रग ट्रायल किया है। जेफ कहता है इतनी बड़ी बात उसने मुझे बताया भी नहीं। सब उसे इजी फील कराते हैं कि वो हम सबसे बहुत प्यार करता है, इसलिए शायद किसी को कुछ नहीं बताया। फिर पीट बताता है कि टोनी का नेक्स्ट प्लान है स्किल इनहेंसिंग ड्रग का मैसिव यूज करना और लोगों को कंट्रोल करना। वो वैक्सीन नहीं बनाएगा बल्कि चिप का यूज करेगा, क्योंकि वैक्सीन से वो पावरफुल लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता मगर चिप से कर सकता है। बेब कहता है इससे पहले कि वो अपनी अल्फा आर्मी खड़ी कर दे हमें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके लिए वो विली की हेल्प लेता है, वो उसे फ्री कर देता है और कहता है मुझे भरोसा है तुम हमारी हेल्प करोगे क्योंकि तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। विली कुछ नहीं कहता और चला जाता है। नेक्स्ट डे बेब टोनी को मैसेज करता है कि मैं और चार्ली तुम्हारे पास जाने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट दिन विन उन्हें पिक करने आता है। नेक्स्ट दिन जेफ पिट को बताता है कि टोनी चार्ली और बेब को अपने प्लेस ले गया है। पिट तुरंत निकल जाता है, जहाँ क्रिस भी उसके साथ जाता है। उधर टोनी बेब को हक कर लेता है और कहता है मिस यू बेटा, तुम्हें पता है ना सिर्फ तुम ही मेरे फेवरेट बच्चे हो। बेब कहता है मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, अब तुम केंता, एलन और डीन को छोड़ दो। टोनी कहता ओके, केंता और एलन को अभी छोड़ रहा हूँ, डीन को बाद में छोड़ दूंगा जब वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एलन आकर कहता है बेब इस कमीने की मत सुनो, ये कहता कुछ और है करता कुछ और है। टोनी उसे कंट्रोल करते हुए कहता है बेशरम, बाप बेटे के बीच बातें चल रही है दिख नहीं रहा। फिर बेब टोनी से कहता है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें सबको छोड़ना होगा, प्लस चार्ली का सिर्फ तुम ब्लड यूज कर सकते हो, उसके साथ कुछ करोगे नहीं। टोनी मान जाता है। तब एलन उसे मारने की कोशिश करता है तो टोनी उसे टॉर्चर करने लगता है। बेब को गुस्सा आ रहा था मगर बेचारा क्या ही कर सकता था। तभी एंट्री होती है हमारे विली भाई साहब की। टाइम को फ्रीज करके थोड़ा स्टाइल मारता है और इस चक्कर में टोनी को मारने में थोड़ी देर हो जाती है और उसका फ्रीज टाइम अनफ्रीज हो जाता है, जिसके बाद घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। बेब और चार्ली टोनी को मारने की कोशिश करते हैं, वहीं टोनी अपनी टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करने की कोशिश करता है मगर तब तक इधर नॉर्थ सोनिक और किम बिल्डिंग का पावर ऑफ कर देते हैं, तब उसे भागना पड़ता है। उधर एलन डीन के पास जाता है जहाँ कुछ देर में जेफ भी पहुँचता है। टोनी के आदमी उन पर अटैक करते हैं तो जेफ को बचाने के लिए एलन सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है मगर जेफ को देखकर वो उसे हक कर लेता है। इधर बेब देखता है कि टोनी के साथ साथ चार्ली भी गायब है। वहीं केंता की दूसरी तरफ अलग ही फाइट चल रही थी। इसी बीच वहाँ किम आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में केंता भी उसकी जगह गोली खा जाता है। एंड ये सीन वन ऑफ माई बेस्ट सीन है जिसमें किम उसे हक करके सबको शूट करता है और किम बस उसे देखता रहता है। मतलब वाओ। किम वरीड होकर कहता है मैंने मना किया था ना, सब कुछ अकेले हैंडल मत करो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और उसे किस कर लेता है। तब केंता भी उसे किस बैक करता है। दूसरी तरफ बेब रूफटॉप पर जाता है जहाँ टोनी चार्ली पर गन ताने हुए था। वो बेब से कहता है तुम मुझे मारोगे, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बेब कहता है पर तुम इविल इंसान हो। टोनी कहता है नहीं, मैं अपनी मेडिसिन से लोगों को पावरफुल बना रहा हूँ, केंता और एलन की तरह। बेब उसकी बातों में नहीं आता है। तब टोनी कहता है गन नीचे रखो वरना मैं इसे शूट कर दूंगा। बेब ऐसा ही करता है मगर यहाँ हमें पता चलता है ये उनका ही प्लान था, किसी तरह चार्ली को टोनी के इतने करीब लाना कि वो उसका पावर एब्जॉर्ब कर सके। एंड चार्ली ऐसा ही करने लगता है। तब तक से वहाँ पीट और क्रिस भी आ जाते हैं। टोनी क्रिस को देखकर कहता है तो तुम मेरे वही दूसरे यूजलेस चाइल्ड हो। क्रिस कहता है हाँ, अफसोस तुमने मुझे नहीं मारा पर मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मगर पीट उसे रोकता है क्योंकि टोनी चार्ली पर गन ताने हुए था। लेकिन तभी विली भी आ जाता है और उसे शूट कर देता है। तब टोनी भी चार्ली को शूट कर देता है और दोनों मर जाते हैं। लेकिन क्योंकि चार्ली ने उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था इसलिए उसकी जान वापस आ जाती है मगर वो अनकॉन्शियस ही रहता है। उधर कुछ विन को घेर लेते हैं और पूछते हैं डीन कहाँ है। वो कहता है यार देखो मैं बता दे रहा हूँ वो किधर है, बस मेरी जान बख्श दो। तरस खाकर वे सब उसे जाने देते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ अब बेब चार्ली की केयर करता है। सब चार्ली को विजिट करने आते हैं। डिन भी आता है जहाँ सोनिक उसे माफी मांगता है कि सॉरी यार ट्रस्ट नहीं करने के लिए। डिन भी अब पुरानी बातों को माइंड नहीं करता। वहीं किम सबसे कहता है मैं गुड बाय कहने आया हूँ, मैं कोरिया जा रहा हूँ। ये सुनकर केंता थोड़ा अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ स्किल इरेजिंग सीरम सक्सेसफुली बनने के बाद अब क्रिस भी वापस यूएस जाने लगता है। पीट उसे जाने से रोकता है मगर क्रिस कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ तुम अब तक वे से मूव ऑन नहीं हो पाए हो, इसलिए मैं किसी का रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहता। पीट कहता है हाँ मैं मानता हूँ, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ वे की याद आ जाती है, पर तुम मुझे एक चांस दे दो, मैं सब कुछ भुलाना चाहता हूँ।
क्रिस कहता है अभी राइट टाइम नहीं है, जब तुम्हें रियलाइज हो कि तुम मूव ऑन करना चाहते हो तब मुझसे कांटेक्ट करना, हम अपनी केमिस्ट्री वहीं से शुरू करेंगे। पीट भी स्माइल करता है और वे भी। उधर जेफ नहाने में एलन की हेल्प कर रहा था, मगर अब तक से गुस्सा था क्योंकि उसने बिना कंसल्ट किए टोनी का एक्सपेरिमेंट ट्रायल किया था। एलन कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ। जेफ कहता है लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। एलन उसे हक करते हुए लव यू कहता है। फिर जेफ पूछता है क्या तुम स्किल इरेजिंग सीरम यूज करने वाले हो अपनी पावर हटाने के लिए। एलन कहता है क्या मुझे करना चाहिए। जेफ कहता है वैसे तो ये मेडिसिन बाकी अल्फाज के लिए हेल्पफुल है, पर तुम्हारे केस में जरूरी नहीं है तुम यूज करो। तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेंथ की पावर है जो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, प्लस किसी के लिए हर्टफुल भी नहीं है। एलन कहता है लेकिन अगर इससे सबको लगे कि मैं सेल्फिश हूँ तो। जेफ कहता है उस हिसाब से तो सेल्फिश मैं हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी पावर रहे और तुम हमेशा हेल्दी रहो। तब एलन उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन केंता किम से मिलता है और थैंक्स कहता है हमेशा उसकी साइड रहने के लिए। किम पूछता है आगे का क्या प्लान है। केंता कहता है अब मैं खुद से प्यार और खुद के लिए जीने की कोशिश करूंगा। फिर कहता है अगर कभी तुमसे कांटेक्ट करना चाहूँ तो। किम कहता है हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो, बस कॉल करने की गट्स लाना। दूसरी तरफ अब सोनिक भी पेरिस जाने से पहले सबको गुड बाय कहने आता है, जहाँ नॉर्थ फ्रेंच में कुछ लिख के आया था और उसे पढ़ के सुनाता है। मीनिंग था मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। सब उन्हें टीज करते हैं एंड दोनों एक दूसरे को किस करके गुड बाय कहते हैं। अगले दिन विली चार्ली को विजिट करने बेब के घर आता है, मगर आदत से मजबूर बेब से फ्लर्ट करता है। हालांकि इस बार मजाक में करता है तो बेब भी नहीं गुस्साता है। विली भी उसे थैंक्स कहता है और बेब भी थैंक्स कहता है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। विली बेब से कहता है चार्ली तो ठीक हो जाएगा, मगर तुम अपनी रेसिंग प्रैक्टिस मत छोड़ो। बेब कहता है रेसिंग मेरा ड्रीम है और चार्ली मेरी लाइफ, तो कितना भी टाइम लगे मैं वेट करूंगा। और चार्ली को किस करता है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब सोनिक वापस थाईलैंड आ जाता है। डिन भी अब ठीक हो चुका था और चार्ली भी, लेकिन वो अब भी गजनी था। पुरानी बातें उसे कुछ भी याद नहीं थी, बस 1 साल की मेमोरी थी। खैर काफी टाइम बाद एलन बेब से कहता है चार्ली को थोड़ा रेसिंग कराओ, हो सके उसकी याद कुछ आ जाए। चार्ली तो काफी डर रहा था कि ड्राइव कर भी पाएगा या नहीं। बेब कहता है नो वरी, तुम बहुत अच्छे रेसर थे। डिन एलन से कहता है मानना पड़ेगा, बेब ने अब तक से गिव अप नहीं किया है, लगता है उसकी याददाश्त ला के ही रहेगा। इधर वे ड्राइव करते हैं जहाँ बेब उसे गाइड करता है कि कैसे ड्राइविंग करनी है। चार्ली कहता है तुम बेस्ट कोच हो। ये बात चार्ली ने उस टाइम भी कही थी जब फर्स्ट टाइम बेब उसे सिखा रहा था। यहाँ बेब उसे कहता है हैप्पी एनिवर्सरी। वैसे तो तुम्हारे लिए 1 ईयर एनिवर्सरी है, पर मेरे लिए 2 ईयर एनिवर्सरी है। फिर ड्राइव करते करते चार्ली को सब कुछ याद आने लगता है एंड वह बेब से कहता है हमारा 2nd ईयर एनिवर्सरी नहीं 3rd ईयर एनिवर्सरी है। बेब तो खुशी से रोने लगता है कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर बेब बाकी सबको भी बताता है तो सब काफी खुश होते हैं। सीन चेंज होकर अब बेब चार्ली की शादी का दिखाया जाता है, जब क्रिस भी वेडिंग में अटेंड होता है तो पिट काफी खुश होता है। वहीं किम के आने पर केंता भी खुश होता है। बेब और चार्ली एक दूसरे को वेडिंग रिंग्स पहनाते हैं और फिर उनके बीच किसिंग होती है। बेब फ्लावर्स फेंकता है तो क्रिस कैच करता है। तब सब उन्हें किस करने के लिए टीज करते हैं। फिर नॉर्थ सोनिक भी एक दूसरे को किस करते हैं। केंता और किम की स्टोरी भी स्लो बर्न चलती है एंड सबकी एंजॉयमेंट के साथ इस सीरीज की यही हैप्पी एंडिंग होती है। सच कहूँ तो स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी थी, बस एक वीक पॉइंट लगा टोनी की मौत। यार विलन को इतना इजीली तो नहीं मारना चाहिए था, उसको फिर जिंदा करके तड़पार के मारना चाहिए। खैर ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छी थी। वीडियो लेट इसलिए आया क्योंकि घर में शादी का माहौल है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। बाय बाय।